आज मैं आपके सामने उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूंगा जिनमें बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है ट्रांजिशन लेने में स्टैटिक से काइनेटिक फ्रिक्शन की फॉर्म में। जो एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम डायग्राम बनाऊंगा मैं अभी यहाँ पे 1 सेकंड हो गया, और ये यहाँ पे मान लीजिए 2 सेकंड हो गए, और ये यहाँ पे मान लीजिए 3 सेकंड पूरे हो गए। अगर मैं यहाँ पे एक्सेलरेशन की बात करूं तो एक्सेलरेशन इस कार्ड का किस तरीके से बढ़ रहा है। जब ये सवाल जेई में आया था 2006 में, बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनको इसका मैकेनिज्म या ये जो 3D इमेजिनेशन है ना, ये नहीं हो पाई थी अच्छे से, तो उनका ये क्वेश्चन छूट गया था। और ये बड़ा आसान सवाल था, अगर एक बार समझ में आ जाए ना कि ये लिखा रखा हुआ कैसे है तो ये बहुत आसान है। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल भाई, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका इस पेन किलर सीरीज के इस फ्रिक्शन वाले सेशन में। ठीक है, तो बच्चों आज मैं आपके सामने उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूंगा जिनमें बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है ट्रांजिशन लेने में स्टैटिक से काइनेटिक फ्रिक्शन की फॉर्म में। ठीक है ना, यानी कि वो सवाल जिनके बीच में ही फ्रिक्शन स्टैटिक से काइनेटिक में चेंज हो जाता है, तो वहां किस तरीके से म्यू को ट्रीट करना है, फ्रिक्शन की डायरेक्शंस पे क्या इफेक्ट पड़ता है, वो पॉइंट्स लेते हुए बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मेरा पास्ट ईयर्स का एक्सपीरियंस यही कहता है कि अगर ये वाला पॉइंट किसी स्टूडेंट का बिल्कुल परफेक्टली क्लियर हो जाता है तो उसके कई सारे सवालों की दिक्कतें एक बार में ही दूर हो जाती है। ठीक है, तो भाई आज का टॉपिक यही है कि कैसे ट्रांजिशन लिया जाए, कहां से कहां, स्टैटिक से काइनेटिक फ्रिक्शन में कैसे ट्रांजिशन लिया जाता है। ठीक, और साथ में कुछ और सवाल भी मैं कराऊंगा जिनमें बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट छिपे हुए हैं। ठीक है, तो बच्चों बिना डिले किए चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। तो आज कवर होने वाला है क्या क्या, एक तो म्यू एस से हम कैसे ट्रांजिशन लेते हैं, म्यू के पे किस तरीके के चेंजेस हैं, ठीक है ना, और फ्रिक्शन में कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स हम देखेंगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स हम देखेंगे। ठीक है, शुरुआत करते हैं इस सवाल से। इसमें भी आपको वही कॉन्सेप्ट मिलेगा जिसमें ट्रांजिशन हो रहा है स्टैटिक से काइनेटिक में। ठीक है ना, बहुत ही पॉपुलर सवाल है। देखिएगा क्या बोला है इसमें बोला गया है क्वेश्चन में कि a car begins to move at t is equal to 0 and then accelerate along a straight track with a speed given by this. Okay, इस इक्वेशन से स्पीड दी जाती है और ये इक्वेशन वैलिड रहती है 0 से लेके 2 सेकंड तक। आफ्टर द एंड ऑफ एक्सेलरेशन द कार कंटिन्यूज टू मूव एट कांस्टेंट स्पीड। तो इसका बाद में हम ग्राफ भी बनाएंगे। ठीक है ना, स्मॉल ब्लॉक इनिशियली एट रेस्ट ऑन द फ्लोर ऑफ द कार बिगिंस टू स्लिप एट t इज इक्वल टू 1। तो ये जो कार जो स्लिप कर रही है, जो चल रही है, इसकी सरफेस पे एक ब्लॉक भी रखा हुआ है जो t इज इक्वल टू 1 सेकंड पे स्लिप होना स्टार्ट हो जाता है एंड स्टॉप स्लिपिंग एट t इज इक्वल टू 3 सेकंड, और 3 सेकंड पे स्लिप होना बंद भी हो जाता है। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द फ्लोर। ठीक, इस कार की जो सरफेस है जिसपे ब्लॉक रखा, इस सरफेस का म्यू एस और म्यू के दोनों बताइए क्या है। ठीक है, तो आई होप क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं हम। ठीक, और इसके साथ साथ ही मैं आपको यहां पे बताता चलूंगा, ठीक है, फैक्ट्स। तो इसको मैं छोटा कर लेता हूं थोड़ा सा। ये लीजिए, अब मैं यहां पे इस क्वेश्चन को बहुत आराम से रीड भी कर सकता हूं और यहां पे मैं कुछ लिख भी सकता हूं, राइट। तो देखिए क्वेश्चन में बोला गया है कि जो एक कार्ट है इस तरीके से, एक यहां पे एक सरफेस है, क्यों, इस सरफेस पे एक कार्ट है इस तरीके की। तो ये एक कार्ट है, ठीक है, जो चल रही है इस तरफ, ठीक है ना, और इस सरफेस पे, इसकी सरफेस पे एक ब्लॉक भी रखा हुआ है ये वाला। ठीक है ना, तो इस बात को बहुत ध्यान से सुनते जाना है कि ये ग्राउंड पे जो चल रही है, इसकी जो वेलोसिटी है, इसकी जो वेलोसिटी है आगे की तरफ,
वो किस रूल को फॉलो कर रही है? वो फॉलो कर रही है v इज इक्वल टू 2t²। इससे मुझे ये पता चलता है कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 4t होगा। इससे ये भी पता चलता है, यानी कि ये जो कार्ट है इसका कुछ आगे की तरफ भाई एक्सेलरेशन भी होगा और वो टाइम का फंक्शन, यानी कि एक्सेलरेशन भी बढ़ता जाएगा। लेकिन ये चीजें कब तक वैलिड है? ओनली फॉर 0 से लेके 2 सेकंड तक वैलिड है। ये बस 2 सेकंड तक वैलिड है, उसके बाद एक्सेलरेशन लगना बंद हो जाएगा, ये इक्वेशन सीज कर जाएगी, खत्म हो जाएगी इक्वेशन। ठीक, तो उसके बाद उसने बोला है कि जब तक एक्सेलरेशन है तब तक ये एक्सेलरेट होती है, उसके बाद जो इसकी स्पीड हो चुकी है ये उसी स्पीड पे कांस्टेंट स्पीड से चलती रहती है। ओके भाई, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो अगर यहां पे कुछ स्पेशल काम होना है तो वो t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे होना है, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे होना है और t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे होना है। और 2 सेकेंड के बाद तो यहां पे वेलोसिटी कांस्टेंट भी हो जाती है। तो अगर मैं t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे इस कार्ट की वेलोसिटी चेक करूं तो 1 सेकेंड पे वेलोसिटी होगी 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। और 2 सेकेंड पे वेलोसिटी होगी 2 दूनी 4 दूनी 8 मीटर पर सेकेंड। ओके, और t इज इक्वल टू 3 पे, क्योंकि 2 सेकेंड के बाद तो एंड हो जाता, फिर ये 8 ही कंटिन्यू रहेगी, 8 ही कंटिन्यू रहेगी स्पीड। ओके, और अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूं तो t इज इक्वल टू 1 पे एक्सेलरेशन रहेगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और t इज इक्वल टू 2 पे एक्सेलरेशन रहेगा 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और t इज इक्वल टू 3 पे एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, क्योंकि t इज इक्वल टू 2 के बाद ये इक्वेशन लगनी बंद हो जाएगी। तो ये इस कार्ट की सिचुएशन है कि ये कार्ट 0 से लेके 2 सेकंड तक एक्सेलरेट होती है, स्पीड बढ़ाती है और उसके बाद कांस्टेंट स्पीड से चलती रहती है। अब ये कह रहा है कि t इज इक्वल टू 1 सेकंड पे, कब? t इज इक्वल टू 1 सेकंड पे ये ब्लॉक इस पे स्लिप करना स्टार्ट कर देता है। तो आप देखो t इज इक्वल टू 1 सेकंड पे इस कार्ट का एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, यानी कि ये वाला ब्लॉक इसकी सरफेस पे कब तक मेंटेन रहेगा? यानी कि अगर मैं इस ब्लॉक को ले लूं यहां पे और ये मैं एक कार्ट की सरफेस ले लेता हूं भाई, ये ले लेता हूं, ठीक है। ये तो रहा ब्लॉक आपका, ये ऐसे ब्लॉक है और ये सरफेस है। अब ये इसको लेके चल रही है, ये कार्ट है, अब ये कार्ट इसको ऐसे लेके जा रही है, लेकिन एक टाइम इसकी स्पीड इतनी बढ़ जाती है कि ये चली जाती है आगे, ये मना कर देता है चलने को। ये ऐसे जा रहा था, अभी इसके बाद ये स्लिप होने लग गया, ठीक है, और ये कार्ट निकल के आगे चली गई। भाई समझ में आ रहा है? तो कार्ट का एक्सेलरेशन ये ब्लॉक फॉलो नहीं कर पाया, कार्ट का एक्सेलरेशन ये ब्लॉक फॉलो नहीं कर पाया। किसके बाद का एक्सेलरेशन? जब इसका एक्सेलरेशन 4 हो चुका है। यानी कि ये बात है कि नीचे का फ्रिक्शन, अगर इसका मैं एफबीडी बनाऊं इस वाले ब्लॉक का, तो इसके नीचे जो फ्रिक्शन लग रहा है, इसके नीचे जो फ्रिक्शन लग रहा है, कहां से लग रहा है फ्रिक्शन? भाई ये आगे जा रही है ना कार्ट, तो इसको भी आगे ले जाने की कोशिश कर रही है, तो नीचे फ्रिक्शन आगे की तरफ लग रहा है। वो फ्रिक्शन इसको 4 के एक्सेलरेशन तक तो अपने साथ रखता है, लेकिन वो फ्रिक्शन इसको 4 से ज्यादा एक्सेलरेशन दे नहीं पा रहा, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन 4 से ज्यादा हो जाएगा अब, और वो स्लिप हो गया। चीज स्लिप कब होती है? ये भाई ब्लॉक जो है ये स्लिप कब होगा? ये स्लिप कब होगा? जब इसके नीचे का फ्रिक्शन, यहां का फ्रिक्शन, इसके नीचे का यहां इस जगह का फ्रिक्शन इसके साथ ले जाने को, ठीक है ना, इनफ कैपेबल नहीं होगा, तो ये पीछे रह जाएगा और ये ब्लॉक आगे चला जाएगा। यूं, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो भाई यहां पे इसके जो फ्रिक्शन है वो इसको ज्यादा कितना एक्सेलरेशन दे सकता है? 4 का, ठीक है ना। तो फ्रिक्शन कितना होता है? अब फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे लग रहा है, फ्रिक्शन होगा म्यू एस एम जी, और अगर इसको मैं m से डिवाइड कर दूं, ठीक है ना, तो वो 4 का एक्सेलरेशन बन जाएगा, क्योंकि 4 का ही एक्सेलरेशन मिल पा रहा है इसको ज्यादा से ज्यादा, ठीक है ना। तो यहां से आपकी म्यू एस की वैल्यू सीधे सीधे 0.4 आ गई एक झटके में, क्योंकि म्यू एस इंटू जी इज इक्वल टू 4, जी से डिवाइड करेंगे 0.4, तो म्यू एस की वैल्यू तो एक इवेंट से ही 0.4 आ गई। लेकिन होता क्या है बच्चों, जैसे ही ब्लॉक जब तक इसके साथ चल रहा है तो चल रहा है, लेकिन जैसे ही स्लिप होना शुरू होता है, जैसे ये स्लिप होना शुरू होगा, जैसे ये स्लिपिंग, भाई जब तक इसके साथ चल रहा है तो चलने दो। अब यहां पे जाके स्लिपिंग चालू हो गई, जैसे ही स्लिपिंग चालू होती है तो क्या हो जाता है? म्यू एस एकदम से थोड़ा सा कम हो जाता है, ठीक, क्योंकि वो काइनेटिक में बदल जाता है। तो म्यू एस जो आपका 0.4 आ चुका है, जो कि एक इवेंट से ही पता चल गया, वो अब काइनेटिक में बदल चुका है। तो अब होगा क्या? t इज इक्वल टू 1 सेकेंड तक, तो जो इसकी वेलोसिटी थी वो इसकी वेलोसिटी है, जो इसका एक्सेलरेशन था वो इसका एक्सेलरेशन है।
क्योंकि 1 सेकंड तक तो दोनों एक साथ चल रहे थे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, 1 सेकंड के बाद ये स्लिप करके जो कार्ट है आगे निकल गई, ये बेचारा स्लिप होने लग गया और ये पीछे रह गया, क्योंकि ये उससे ज्यादा एक्सेलरेशन ले नहीं सकता। लेकिन इस ब्लॉक का अगर अब एफबीडी बनाएं व्हेन टी इज ग्रेटर देन 1 सेकंड, 1 सेकंड के बाद अगर इसका मैं एफबीडी बनाऊं ब्लॉक का, तो इस ब्लॉक पे नीचे से आगे की तरफ काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है। भाई कुछ भी है, नीचे की काट तो ऐसे ऐसे स्लिप होती जा रही है ना यूं, तो इसकी इस वाली सरफेस पे देखो, अगर ये काट इसके नीचे से ऐसे स्लिप होती जा रही है तो इसकी इस वाली सरफेस पे आगे की तरफ फ्रिक्शन लग रहा होगा ना ऐसे, तो अभी भी ये इसकी नीचे वाली सरफेस पे फोर्स लगा रहा है जो काट की ऊपर वाली सरफेस है, तो इसमें काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा बिल्कुल। अब वो कह रहा है कि T=3 पे ये ब्लॉक इसके ऊपर स्लिप होना बंद हो गया, इसका मतलब दोनों की वेलोसिटी सेम हो गई फिर से। ठीक, अब भाई इसकी वेलोसिटी तो T=1 पे, इसकी वेलोसिटी कितनी थी, 2 मीटर पर सेकंड थी। अब T=3 पे, ठीक है ना, T=3 पे इसकी वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकंड हो चुकी है। तो जब इसकी वेलोसिटी भी 8 मीटर पर सेकंड हो चुकी है और काट की तो 8 हो ही चुकी है, तो ये दोनों फिर से एक साथ चलना शुरू कर देंगे। क्या बात समझ में आ रही है भाई? काट की स्पीड कितनी है, 8 है, और वो इसके नीचे से ऐसे फिसलती जा रही है, तो इस ब्लॉक के नीचे, यानी कि इस ब्लॉक के नीचे वाली सरफेस पे आगे की तरफ फोर्स लग रहा है, वो फोर्स इसकी स्पीड बढ़ाने लगेगा, बढ़ाता रहेगा, और बढ़ा के एक टाइम पे स्पीड को वो 8 कर देगा। ठीक है ना, स्पीड को वो कितनी कर देगा, 8 कर देगा। ठीक, तो जैसे इस काट की स्पीड 8 होगी, 8 तो है ही, जैसे इस ब्लॉक की स्पीड 8 होगी, ये ब्लॉक इस पे स्लिप होना फर्दर बंद हो जाएगा, और वो कब हो रहा है, 3 पे। तो V=U+AT। वेलोसिटी कितनी हो गई इस वाले ब्लॉक की, 8, पहले कितनी थी, 2। एक्सेलरेशन मुझे नहीं पता कितना लग रहा है, इंटू टी कितने टाइम बाद, तो भाई T=1 से इस पे आगे की तरफ फोर्स लगना शुरू हुआ है, और T=3 पे 8 हो गई, तो टाइम गैप कितना हुआ, टाइम गैप हुआ 3 - 1 यानी कि 2। तो यहां से मुझे पता चलता है कि इस वक्त जब इसके नीचे से ये काट ऐसे स्लिप हो रही है, उस वक्त एक्सेलरेशन कितना आएगा, 3 आएगा। उस वक्त एक्सेलरेशन कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है, एक्सेलरेशन कितना आएगा भाई, 3 आएगा। ठीक है, एक्सेलरेशन कितना आएगा बेटा, 3 आएगा। अब जो ये एक्सेलरेशन 3 है, दिस इज म्यू के इंटू जी, दिस इज म्यू के इंटू जी। ये कैसे आया, क्योंकि जब इसके नीचे ये काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है, तो ये काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होती है, म्यू के एम जी। इसको मैं अगर एम से डिवाइड कर दूं यूं, तो ये एक्सेलरेशन आ जाता है एट द टाइम ऑफ मोशन, तो ये आपका म्यू के इंटू जी हो जाता है। अब इसकी वैल्यू आ गई 3, तो यहां पे म्यू के की वैल्यू कितनी आ गई, 0.3। ठीक है, तो दूसरी इंफॉर्मेशन से आपका म्यू के आ जाता है। ठीक है, तो म्यू एस और म्यू के आपके दोनों आ गए हैं। सवाल तो सॉल्व हो गया, ठीक है ना, सवाल हमारा क्या है, यहां पे सॉल्व हो गया, और ये 0.3 आ गया। आप आंसर तक मैच कर सकते हो, 0.4 और 0.3। म्यू के डेफिनेटली कम होगा थोड़ा सा, म्यू एस ज्यादा होगा, तो एक इनमें से म्यू एस है और एक इनमें से म्यू के है। वो बताएगा नहीं कौन सा क्या है, क्योंकि जिसकी वैल्यू ज्यादा होती है वो डेफिनेटली म्यू एस होगा। अब यहां पे अगर इस क्वेश्चन को पढ़ा जाए और कोई कहे कि सर इसको थोड़ा सा और अच्छे तरीके से एनालाइज कैसे कर सकते हैं कि ताकि दिमाग में और अच्छे से ये बैठ जाए, तो बेटा बात को बहुत ध्यान से सुनना। अगर मैं यहां पे एक डायग्राम बनाता हूं, मान लो ऐसा, कैसा, मैं यहां पे बनाता हूं एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम, ऐसे डायग्राम बनाता हूं, ठीक है, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम, राइट। तो ये जो एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम डायग्राम बनाऊंगा मैं अभी यहां पे, ठीक है, इसको बहुत ध्यान से देखना आप। यहां पे 1 सेकंड हो गया, और ये यहां पे मान लीजिए 2 सेकंड हो गए, ठीक है, और ये यहां पे मान लीजिए 3 सेकंड पूरे हो गए, ठीक है ना, 1 2 3। ये यहां पे 3 सेकंड पूरे हो गए, और इसके बाद का समय तो चलता ही जा रहा है। अगर मैं यहां पे एक्सेलरेशन की बात करूं,
तो एक्सेलरेशन इस कार्ट का किस तरीके से बढ़ रहा है, 4 इंटू टी, और 2 सेकंड तक चलता है, तो 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, तो समझ लो ये 1 सेकंड पे एक्सेलरेशन 4 और 2 सेकंड पे ये। तो भाई यहां पे एक्सेलरेशन का जो ग्राफ आएगा वो इस तरीके से आएगा, यूं एक्सेलरेशन का ग्राफ तो ऐसे आएगा, और उसके बाद एक्सेलरेशन 0, ये चलेगा एक्सेलरेशन 0। ओके भाई, ये एक्सेलरेशन का ग्राफ आएगा यहां पे, राइट? ठीक है सर, बिल्कुल सही है, समझ में आ गया। ओके, तो ये आपका एक्सेलरेशन का ग्राफ आएगा। चलिए, अच्छी बात है, एक्सेलरेशन का ग्राफ आया। तो अगर मैं इसी ग्राफ के ऊपर आपको वेलोसिटी का ग्राफ बना के दिखाऊं तो भाई वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी यहां पे है 2t², और ये 2 सेकंड तक चलता है, तो भाई 2t² तो एक y इक्वल टू, ठीक है ना, ax² का ये तो पैराबोला हो गया। तो जो ग्राफ है यहां पे वेलोसिटी का वो ऐसे चलेगा यूं। ओके, अब जो वेलोसिटी हो गई सो हो गई, जो वेलोसिटी हो गई सो हो गई, उसके बाद तो एक्सेलरेशन 0 हो गया, तो वेलोसिटी इसके बाद कांस्टेंट हो जाएगी। ये वेलोसिटी यहां तक तो बढ़ती है, इसके बाद वेलोसिटी कांस्टेंट हो, लेकिन ये किसकी वेलोसिटी है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ कार्ट, ये कार्ट की वेलोसिटी है, ठीक है ना भाई। वेलोसिटी में तो ये वाली वैल्यू 8 आएगी ना, रेड कलर से हम वेलोसिटी प्लॉट कर रहे हैं, तो वेलोसिटी इस तरीके से पैराबोलिक बढ़ेगी और यूं चली जाएगी। अब मेरी बात को फिर ध्यान से सुनना, t इज इक्वल टू 1 पे वेलोसिटी कितनी है, t इज इक्वल टू 1 पे वेलोसिटी 2 थी, t इज इक्वल टू 1 पे वेलोसिटी कितनी थी, 2। तो ये जो ब्लॉक है, ब्लॉक की वेलोसिटी कैसे है, क्योंकि ब्लॉक की वेलोसिटी t इज इक्वल टू 0 से लेके t इज इक्वल टू 1 तक तो बिल्कुल वही है जो कार्ट की वेलोसिटी है, लेकिन t इज इक्वल टू 1 से लेके t इज इक्वल टू 3 तक ब्लॉक का एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रहा है। अभी तो देखा आपने कितना रहा है उसका एक्सेलरेशन, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रहा है, ठीक है। तो अगर इसके ग्राफ को आगे कंटिन्यू किया जाए तो यहां पे ये वाला ग्राफ ब्लॉक का है, और उसके बाद ब्लॉक स्ट्रेट लाइन में यहां तक चलता है, और उसके बाद ब्लॉक की वेलोसिटी भी वापस से 8 हो जाती है। तो दिस ग्राफ इज फॉर वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक, ये ब्लॉक की वेलोसिटी है। इस ग्राफ को ध्यान से देखना, क्योंकि यहां के बाद ग्राफ स्ट्रेट लाइन में वेलोसिटी को बढ़ा रहा है, अपनी कांस्टेंट एक्सेलरेशन 3 आना है उसका। आप चाहे ट्राई करके देख लो, 3 आएगा। ये वेलोसिटी कितनी हो गई, 8 हो गई, यहां पे वेलोसिटी कितनी थी, 2, तो 2 से 8 हो गई 1 से 3 सेकंड में, ठीक है ना। तो ब्लॉक की वेलोसिटी अगर आप निकालोगे भी ना कि इसका एक्सेलरेशन कितना आ रहा है, तो ब्लॉक की वेलोसिटी 8 हो गई, इनिशियली कितनी थी 2, और टाइम कितना था 1, और यहां कितना टाइम है 3, तो आप खुद ही देखो 6/2, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आता है ब्लॉक का ये, और यही चल रहा है। तो ये ग्राफ है किसका, वेलोसिटी ऑफ कार्ट, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक, और ये एक्सेलरेशन का। तो ये क्वेश्चन आपको ग्राफिकल फॉर्म में भी बहुत क्लैरिटी देता है, ठीक है। और यहां पे ये इसके म्यूएस और म्यू के मैंने आपको फाइंड आउट करके दिखाए, ठीक। थोड़ा सा आंखें बंद करके रिलैक्स होके सोचना है कि ये हुआ क्या है क्वेश्चन में, राइट बेटा। आगे बढ़ जाएं, चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं हम नेक्स्ट सवाल की तरफ। अब एक ये सवाल है जो आपका बहुत ही मोस्ट डिमांडिंग सवाल होता है भाई, बहुत जगहों पे मैंने ये सवाल देखा है, और वैसे भी जेई 2006 में आया हुआ सवाल है, एडवांस में, एडवांस 2006 में आया हुआ सवाल है, ठीक है। चलिए इस सवाल को कैसे सॉल्व करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा अभी। जब ये सवाल जेई में आया था 2006 में, ठीक है, तो भाई बहुत सारे बच्चे ऐसे थे, ठीक है ना, बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनको इसका मैकेनिज्म या ये जो 3D इमेजिनेशन है ना, ये नहीं हो पाई थी अच्छे से, तो उनका ये क्वेश्चन छूट गया था।
और ये बड़ा आसान सवाल था, अगर एक बार समझ में आ जाए ना कि ये लिखा रखा हुआ कैसे है तो ये बहुत आसान है, ठीक है ना। इसको अगर ध्यान से देखे तो इसकी ओरिएंटेशन अगर मैं आपको बताऊं किस तरीके की है, ठीक है, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो इसको मैं नेक्स्ट पेज पे कॉपी भी करूंगा, ठीक है ना। उससे क्या होगा, थोड़ा सा डायग्राम भी क्लियर होगा और अगले वाले पेज पे हम इसको सॉल्व भी बड़ी आसानी से कर पाएंगे। तो एक्चुअल में बेटा उसने क्या बोला हुआ है, उसने किस तरीके का ये डायग्राम दिया है, उसने बोला है सर्कुलर डिस्क विद ग्रूव अलोंग इट्स डायमीटर इज प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली। ये दिख रहा है हॉरिजॉन्टली, जो वर्ड लिखा हुआ है ना इसने, ये बहुत मैटर करता है यहां पे। ये एक हॉरिजॉन्टल टेबल पे हो रहा है जो भी हो रहा है, ठीक है। तो अगर मैं यहां पे एक इस तरीके की ये डिस्क ले लेता हूं, मान लो ऐसे मैंने एक डिस्क ले ली ये वाली, तो इस डिस्क को अगर मैं यहां पे एज अ डायग्राम ड्रॉ करूं कि किस तरीके से ये डिस्क यहां पे ली गई है, यूं, ठीक। तो एक टेबल पे ये डिस्क रखी गई है, तो आप इस चीज को इस तरीके से देख सकते हो। इसमें मैं डायग्राम में ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, क्योंकि जब तक ये डायग्राम नहीं बनेगा ना आपको क्लैरिटी नहीं आएगी कि ये भाई एक्चुअल में कहना क्या चाहते हैं ये। तो ये इस तरीके का डायग्राम, ये ऐसी इस तरीके की एक प्लेट हो गई, ठीक है, राइट। तो ये जो प्लेट है यहां पे, इसमें इस तरीके का एक ग्रूव बना हुआ है। और बच्चों बहुत ध्यान से सुनना, ये जो टेबल है ये एक हॉरिजॉन्टल टेबल है, इस तरीके से यूं रखी हुई है ये, ऐसी टेबल पे यूं तिरछी रखी हुई है ये। क्या बात समझ में आ रही है? इस तरीके से ये जो प्लेट रखी हुई है, अब यहां पे इस जगह पे जो डायग्राम दिया हुआ वो इस तरीके से दिया हुआ कि यहां पे एक इस जगह पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, ऐसे आपको ऐसे एक ब्लॉक रखा हुआ मिलेगा यहां पे ऐसे, ठीक है। यहां पे एक ब्लॉक रखा हुआ है यूं ऐसे, तो ये यहां पे एक ब्लॉक रखा हुआ है इस तरीके का, जो आपको दिख रहा होगा। ये ऐसे ब्लॉक रखा हुआ है, तो बड़े आराम से आप इमेजिन कर सकते हो कि ये कैसी सिचुएशन है। और भाई इस डिस्क को, अगर इस डिस्क को देखा जाए तो इसकी ओरिएंटेशन कुछ ऐसी है यूं करके। तो इस डिस्क को पकड़ के यहां से इस डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन दिया जा रहा है, यूं यूं इसको इस डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन दिया जा रहा है, यूं खींचा जा रहा है, ठीक है ना। तो इमेजिन करिए इसकी टॉप व्यू ये वाली है। अब इस डिस्क को पकड़ के ऐसे खींचा जा रहा है, तो ये वाले जो ब्लॉक है ये, इस वाले ब्लॉक पे पीछे की तरफ, इस तरफ पीछे की तरफ एक यहां पे सीडो फोर्स लगेगा MA, बिल्कुल उस MA का एक कंपोनेंट इस तरफ लगेगा और एक कंपोनेंट इस तरफ लगेगा। अब अगर ये वाला एंगल थीटा है बच्चों, तो यहां पे ये वाला एंगल थीटा होगा, तो ये MA का कॉस थीटा हो जाएगा और ये MA का साइन थीटा हो जाएगा। यानी कि जब हम इस प्लेट को पकड़ के ऐसे खींचेंगे तो ये जो इस ब्लॉक की सरफेस है इसको दबाएगी। ये जो पीछे वाली सरफेस है ना इसकी, ये वाली जो सरफेस है, ये इस वाली सरफेस को ये ब्लॉक दबाएगा। समझ में आ रहा है? इस पीछे वाली सरफेस को ये ब्लॉक ऐसे दबाएगा, तो ये यहां पे एक प्रेसिंग फोर्स बन जाएगा, ये वाला जो इस पीछे वाली सरफेस को दबाने का काम कर रहा है। अब बहुत ध्यान से सुनना है, इस ग्रूव में इस वाली सरफेस को तो दबाएगा ही एक फोर्स, नीचे इसकी जो ये ग्राउंड है, इसकी जो ये नीचे वाली ग्राउंड है ना, ये नीचे वाली, ये यहां पे ये जो ग्राउंड बन रही है, ये वाली, ये
इस नीचे वाली ग्राउंड को भी ये mg से दबाएगा, ठीक है ना। तो अगर मैं इस वाले ब्लॉक का एफबीडी बनाता हूं, यहां पे इस वाले ब्लॉक का मैं एफबीडी बनाता हूं इस तरीके से, यूं, ऐसे, यूं, तो इस वाले ब्लॉक की इस पीछे वाली सरफेस पे तो फोर्स लगेगा, अब नीचे वाली सरफेस पे भी नॉर्मल लगेगा, और ये वाला नॉर्मल सीधे सीधे mg के बराबर होगा, और यहां से लगने वाला नॉर्मल वो ma साइन थीटा के बराबर होगा, ma साइन थीटा के बराबर होगा। अब इस नॉर्मल का, इस वाले ma का ये वाला कंपोनेंट, यानी कि इस तरफ वाला जो कंपोनेंट है इसका, ये वाला, ये वाला कंपोनेंट ma कॉस थीटा, ये इसको इस तरफ खींचेगा। तो ये जो mg की वजह से नीचे लग रहा है फ्रिक्शन, mg की वजह से जो नीचे वाली सरफेस पे लग रहा है फ्रिक्शन, वो भी इसको पीछे जाने से रोकेगा। एक उधर वाली सरफेस पे पीछे लग रहा है, वो भी इसको पीछे खींचेगा। तो ये वाला फोर्स वो है जो इस ग्रूव में इसको यूं चलाने की कोशिश करेगा, और ये दोनों वो फोर्स हैं जो इसको रोकेंगे। तो भाई इसका फाइनल एक्सेलरेशन इस तरफ, इसका फाइनल एक्सेलरेशन इस तरफ कितना आएगा, वो एक्सेलरेशन आएगा दिस माइनस दिस। तो ma कॉस थीटा माइनस ये F1 और ये F2, या सीधे सीधे चलो F1 F2 ही लिख देते हैं, F1 और माइनस F2 और डिवाइडेड बाई m। ये एक्सेलरेशन होगा इसका इस डायरेक्शन में जो हमसे पूछा गया है, ठीक। तो इस प्लेट को जब हम ऐसे खींचेंगे तो ये वाले जो ब्लॉक है इसको इस ma का ये वाला कंपोनेंट इधर खींचेगा, और ये वाला कंपोनेंट रोकेगा, और ये जो नॉर्मल लग रहा है इनसे जो फ्रिक्शन जनरेट होगा वो रोकेगा, ठीक है। तो यहां पे इस वाली सरफेस पे तो इधर फ्रिक्शन होगा, और नीचे वाली सरफेस पे इधर फ्रिक्शन होगा। अब अगर मैं फ्रिक्शन की कंबाइंड वैल्यू निकाल लूं तो भाई देखो, म्यू इसके लिए भी वही है, इस सरफेस के लिए भी वही है, तो वो वाला नॉर्मल है उसमें भी म्यू वही लगेगा, और जो नीचे n इज इक्वल टू mg वाला है उसमें भी म्यू वही लगेगा। तो mg प्लस ma, कौन सा फ्रिक्शन, वो ma साइन थीटा, वो नॉर्मल होगा, तो ma साइन थीटा ये आपका फ्रिक्शन हो जाएगा। यानी कि इन दोनों की कंबाइंड वैल्यू, इन दोनों को जोड़ दूं तो ये, इन दोनों की कंबाइंड वैल्यू ये वाली हो जाएगी। तो दिस इज म्यू इंटू mg, F1 है, म्यू इंटू ये F2 है, क्योंकि दोनों के लिए म्यू सेम ही है, ठीक है ना। अब ये जो ब्लॉक है, एक जब ये इस ग्रूव में से पास हो रहा है तो इसकी जो नीचे वाला बॉटम है यहां पे तो n इज इक्वल टू mg लग रहा है, तो वो पीछे रोकेगा। अब इस वाली सरफेस पे, ये वाली जो सरफेस है इस पे ये ma साइन थीटा वाला, तो ये भी रोकेगा। तो ये समझ लो इसको दो जगह से फ्रिक्शन लग रहा है, यहां से भी और यहां से भी, तो दो जगह का फ्रिक्शन इसको रोकेगा, राइट। तो अब मैं इस वाले फ्रिक्शन की अगर वैल्यू निकाल लूं, इस वाले फ्रिक्शन की अगर मैं यहां पे वैल्यू निकाल लूं, तो ये वाले फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आएगी, म्यू को लिख दो 2/5, ओके। mg कितना हो जाएगा, 1 इंटू 10, ये हो जाएगा 10, प्लस ये ma कितना हो जाएगा 1 इंटू 25 इंटू साइन थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा दे रखा है उसने 3/5। तो फ्रिक्शन कितना हो गया भाई आपका, 5 से कट के 15 और 10 25, 25/5, 5 दूनी 10, फ्रिक्शन की वैल्यू हो गई 10 न्यूटन, ओके। और अब ये जो खींचने वाला फोर्स है ma cos थीटा, ये कितना हो जाएगा भाई, ma cos थीटा कितना हो जाएगा, ma तो आपका हो गया 1 इंटू 25, ये तो हो गया 25 इंटू कॉस थीटा कितना है 4/5, 5 20, ये हो गया 20 न्यूटन। तो भाई ये एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, आपका एक्सेलरेशन हो जाएगा ये वाला ma cos कितना है 20, माइनस ये F1 F2 का सम कितना है 10 न्यूटन, तो 20 माइनस 10/1, तो आंसर इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसलिए क्वेश्चन तो आसान था, क्वेश्चन तो कितना क्या था, आसान था सवाल तो, ठीक है ना, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्वेश्चन तो आसान था। बस ये जो 3D इमेजिनेशन है ना, ये आपको करनी थी अच्छे से, उसके बाद ये सवाल फटाफट हो जाता, ठीक। तो ये सवाल भी बहुत सारे बच्चे को दिमाग में नहीं आ पाता, इसलिए मैंने यहां पे सॉल्व किया है। ये अपने आप में एक ऐसा सवाल है जिसकी दो परपेंडिकुलर सरफेसेस पे फ्रिक्शन लग रहा है, ठीक। ऐसा भी हो सकता था, वो ये कह सकता था कि इस वाली दीवार के लिए फ्रिक्शन कुछ और है और नीचे वाली फ्लोर के लिए फ्रिक्शन कुछ और है, तो आपको यहां पे इस म्यू में म्यू1 की मल्टीप्लाई करनी पड़ती, इसमें म्यू2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ती, तब जाके फ्रिक्शन निकलता, बट क्वेश्चन तब भी हो जाता।
तो वो एक मतलब अननेसेसरी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। वैसे इसमें कुछ ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं थी, राइट। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाले सवाल की तरफ चलते हैं। एक कुछ ऐसे सवाल भी हैं जिनमें बहुत क्लैरिटी चाहिए होती है, ठीक। ये वो सवाल है जिसमें एसएचएम के भी फंडे आपको बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। हालांकि ये सवाल मैं अपनी नॉर्मल क्लासेस में करा देता हूं, बट इसका मैकेनिज्म जानना बहुत जरूरी है, इसका मैकेनिज्म जानना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो भाई हम इतना जानते हैं कि अगर कोई भी एसएचएम कर रहा है सिस्टम, कोई भी सिस्टम अगर एसएचएम कर रहा है तो, और वो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, तो भाई उसका टाइम पीरियड एक ही फॉर्मूला है, 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के, या फिर ये कह सकते हो 2 पाई बाई ओमेगा। तो यहां से आपको पता चलता है कि ओमेगा की वैल्यू अंडर रूट के बाई एम है, ओके। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये स्प्रिंग है और ये दो ब्लॉक हैं। अब वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक 2m मास के ब्लॉक के ऊपर m मास रखा हुआ है, इन दोनों के बीच में कुछ फ्रिक्शन है और ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है, नीचे वाली सरफेस फ्रिक्शनलेस है, ठीक है। अब वो कहते हैं कि ये दोनों ब्लॉक एक साथ इस पे ऐसे 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 एसएचएम कर रहे हैं, एक साथ एसएचएम कर रहे हैं, यूं फिसल नहीं रहा है, ये एक दूसरे पे स्लिप नहीं कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? एक साथ ऐसे ऐसे एसएचएम कर रहे हैं, स्लिप नहीं कर रहे हैं। तो ये एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम हुआ, चाहे कुछ भी है। इस वाले सिस्टम का ओमेगा कितना होगा? अंडर रूट के बाई 3m, ये होगा इसका ओमेगा, क्योंकि टोटल मास तो एक ही है ना, 3m, और क्वेश्चन में ये स्लिप नहीं होना है, ठीक है ना। तो 3m मास के स्प्रिंग के साथ ऐसे ऐसे एसएचएम कर रहा है। और स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में चाहे स्प्रिंग लटका हुआ है या हॉरिजॉन्टल रखा है या तिरछा रखा है या किसी लिक्विड में डुबो दिया या कुछ भी, अगर स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है तो टाइम पीरियड केवल 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के ही होगा और कुछ नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो यहां पे t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट 3m अपॉन के होगा यहां पे, इसलिए मैंने यहां फर्दर ओमेगा को ये लिख दिया इन दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ये तो आपका कॉन्सेप्ट हो गया, इतना तो ये तो आपका कॉन्सेप्ट हो गया यहां तक का। ये इस सवाल का है, इस सवाल में ओमेगा की वैल्यू ये है, ठीक है ना। अब आ जाते हैं सवाल पे। ये भाई कह रहा है द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक ऑफ मास m एंड 2m इज 2 tan थीटा। यहां पे जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है इन दोनों के बीच में, दैट म्यू इज 2 tan थीटा, ओके। बहुत अच्छी बात है, दैट म्यू इज 2 tan थीटा। There is no friction between block of mass 2m and the inclined plane। ये यहां पे इस जगह पे म्यू इज इक्वल टू 0 है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है ये? द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ 2 ब्लॉक सिस्टम, ठीक है ना। तो मैं अगर इस चीज को इसकी मिड पोजीशन मान लेता हूं, ठीक है ना, तो वो कह रहे हैं कि ये इस तरफ मैक्सिमम कितना एम्पलीट्यूड जाए और ये इस तरफ मैक्स, अगर इन दोनों के बीच में एसएचएम हो रही है तो इस एम्पलीट्यूड की मैक्सिमम वैल्यू बताइए कि ये दोनों ब्लॉक एक दूसरे पे स्लिप ना करें। अगर इससे ज्यादा आपने इसको एम्पलीट्यूड दिया तो स्लिप कर जाएं, ठीक। तो चलिए मान लीजिए हमने वो एम्पलीट्यूड अचीव कर लिया, तो भाई अगर एम्पलीट्यूड ए है तो एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू होती है एम्पलीट्यूड इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओके। यानी कि जब ये वाला ब्लॉक बिल्कुल लोवेस्ट पोजीशन पे होगा और नीचे वाला ब्लॉक ऊपर की तरफ चलेगा, तो ये जो ऊपर वाला ब्लॉक इस नीचे वाले ब्लॉक पे रखा हुआ है, ये नीचे वाला ब्लॉक इस वाले ब्लॉक को भी अपने साथ लेके चले, ठीक। तो अगर मैं यहां पे एफबीडी बनाता हूं इस तरीके से कि भाई ये तो नीचे वाला ब्लॉक है, इसके ऊपर ये छोटे वाला ब्लॉक रखा हुआ है, अब जो नीचे वाला ब्लॉक है वो आगे की तरफ चल रहा है, तो ये इस वाले ब्लॉक को भी आगे की तरफ लेके चले, तो ये कितने एक्सेलरेशन से चलेगा आगे, वो ये लिखा हुआ है। तो ये वाला ब्लॉक जब इतने एक्सेलरेशन से आगे चल रहा है तो ऊपर वाले को भी इतने ही एक्सेलरेशन से आगे लेके चलेगा। तो इस ऊपर वाला ब्लॉक जो है, छोटे वाला ब्लॉक जो है, इस छोटे वाले ब्लॉक के नीचे यहां पे ऊपर की तरफ इतना फ्रिक्शन होना चाहिए
कि इसको आगे की तरफ उतना ही एक्सेलरेशन दे पाए जितना नीचे वाले को, तभी तो दोनों एक साथ चलेंगे और स्लिप नहीं होंगे, तभी तो दोनों एक साथ चलेंगे और स्लिप नहीं होंगे, राइट। तो यहां पे क्या होगा भाई कि ये वाला जो एक्सेलरेशन है ए, ये बिल्कुल यही होगा, क्योंकि छोटे वाला और बड़े वाला दोनों ब्लॉक एक साथ चल रहे हैं, दोनों के एक्सेलरेशन सेम होंगे। तो इसका जब हम एफबीडी बनाएंगे तो इसमें इसका mg नीचे लग रहा है और एक ये इसका mg साइन थीटा पीछे लग रहा है, और फ्रिक्शन लग रहा है यहां पे आगे की तरफ, और एक यहां पे ये इसका mg cos थीटा लग रहा है। बिल्कुल सही बात है। अब अगर ये SHM हो रही है एक साथ में भाई, तो इस वाले ब्लॉक पे ऊपर लगने वाला फ्रिक्शन इस mg साइन थीटा के लगने के बावजूद इसको a एक्सेलरेशन दे रहा है। तो इसका अगर मैं एफबीडी बनाऊं तो फ्रिक्शन माइनस mg साइन थीटा इज इक्वल टू m इंटू ए, ठीक है ना। और भाई a की वैल्यू यहां पे कितनी है, इस a की वैल्यू है a ओमेगा स्क्वायर, तो एम्पलीट्यूड दिस इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा का स्क्वायर कितना होगा k/3m, ठीक। तो इस a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू आ गई a इंटू k/3m, ये आ गई। और f की वैल्यू कितनी आ गई, f की वैल्यू आ गई म्यू इंटू mg इंटू कॉस थीटा माइनस mg साइन थीटा इज इक्वल टू m इंटू ए के अपॉन 3m, m इंटू ए के अपॉन 3m। देखिए क्या क्या कटेगा, एक तो इस m से ये वाला m कट गया, बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। ये a एम्पलीट्यूड मुझे निकालना है, ठीक है ना। ये जो म्यू है, म्यू कितना है 2 tan थीटा, अगर इसकी जगह मैं 2 tan थीटा लिखूंगा तो 2 इंटू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा, तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू mg, और यहां साइन थीटा आ गया, ठीक है। और ये माइनस का है ना, ये माइनस आएगा क्या, चलो ये माइनस का आएगा mg साइन थीटा इज इक्वल टू ए के बाई 3, ठीक है ना। तो यहां पे 2mg साइन थीटा माइनस mg साइन थीटा, केवल mg साइन थीटा हो गया इंटू 3, तो दिस इज 3mg साइन थीटा अपॉन क्या k इज इक्वल टू ए, यही आपका आंसर भी है। तो ये आपका आंसर है। तो हालांकि सवाल जो था, सवाल स्ट्रेट फॉरवर्ड था, बट मैकेनिज्म आपको इसका एफबीडी एकदम परफेक्टली क्लियर होना चाहिए कि हम किस तरीके से एसएचएम के साथ डील कर रहे हैं विद फ्रिक्शन। तो यहां इस छोटे वाले ब्लॉक के नीचे का जो फ्रिक्शन है वो एकदम यहां पे कमाल कर रहा है, वो इस वाले ब्लॉक को इस पे चिपकाए पड़ा है कि भाई तू कितनी भी वो कर ले, मैं तेरे को चिपका के रखूंगा यहां पे, ठीक। तो इस तरीके से आप इस सवाल को देख सकते हो, कर सकते हो, ठीक है। क्या यहां तक की बात समझ में आती है, क्लियर ये वैल्यू, ओके। चलिए नेक्स्ट सवाल ट्राई करते हैं। तो बेटा नेक्स्ट सवाल भी आपका ऐसा ही है, जिसमें थोड़ा सा ट्रांजिशन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये लीजिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ठीक है। अगर इसको बहुत ध्यान से देखा जाए तो आपको ये स्क्रीन पे थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूं मैं, ये देखिए ये सवाल है ये, ठीक। अगर इसको पढ़ो आप तो इस सवाल में छुपी हुई है बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें जो आपके फंडे क्लियर कर देंगे बिल्कुल। क्या है, ये कह रहा है कि ब्लॉक ए इज प्लेस्ड ऑन अनदर ब्लॉक बी, ये वाला ब्लॉक ए है, ये वाला ब्लॉक बी है, विच रेस्ट ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, ओके। हॉरिजॉन्टल फोर्स F पुलिंग द ब्लॉक बी इंक्रीज ग्रेजुअली, नीचे वाले ब्लॉक को एक फोर्स F खींच रहा है जो धीरे धीरे बढ़ा दिया जाता है, ठीक है ना। अब ये कह रहा है कि जो ये फोर्स है F, ये किस लॉ के अकॉर्डिंग बढ़ता जा रहा है, F इज इक्वल टू 10T, इसके अकॉर्डिंग ये बढ़ता जा रहा है फोर्स जो नीचे लग रहा है। तो ये बोल रहा है कि F की मैक्सिमम वैल्यू बताइए एक, तो ठीक है ना, जिसपे कोई मोशन ना हो, अगर F उससे ज्यादा हो जाए तो मोशन हो जाएगी। नेक्स्ट चीज क्या पूछ रहे हैं ये, फाइंड मैक्सिमम F सो दैट A डज नॉट स्लाइड ऑन B,
ए जो है बी पे स्लाइड ना हो, ठीक है ना। सी पार्ट में पूछा है इफ एफ इज इंक्रीज बियॉन्ड द वैल्यू ऑब्टेन इन पार्ट बी व्हाट आर द एक्सेलरेशन ऑफ बोथ द ब्लॉक्स, दोनों का एक्सेलरेशन बताइए और अपने आंसर को एफ की टर्म में बताइए क्या होगा। डी पार्ट में इसने पूछा कि एफ को इंक्रीज कर रहे हैं आप तो एटी ग्राफ बना दीजिए। कौन सा ग्राफ? एटी ग्राफ। अब पता है आपको बच्चों, अगर आप इसका एटी ग्राफ बनाते हो तो ऊपर के सारे पार्ट अपने आप ऑटोमेटिकली आपको करने ही पड़ेंगे, करते ही जाओगे आप उनको, वो करने ही पड़ेंगे आपको, ठीक है ना। तो हमारा टारगेट क्या है, हमें ये सिचुएशन लेके 80 ग्राफ बनाना है, दैट्स इट। इसका एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ बनाएंगे और ये क्वेश्चन अपने आप सॉल्व होता चला जाएगा, ठीक, क्योंकि ये वाली चीज इसमें इनबिल्ट है। तो एक ऑप्शन इसका सॉल्व करना है, लास्ट वाला, अपना काम हो जाएगा, ठीक। चलिए, तो फोर्स किस हिसाब से वेरी कर रहा है, F इज इक्वल टू 10T, 10 सेकेंड मतलब 1 सेकंड में 10 न्यूटन बढ़ जाता है, ठीक। अब ये म्यू की वैल्यू आप याद कर लीजिए 0.3, 0.2, 0.2, 0.1, 20 किलोग्राम, 10 किलोग्राम ए बी, ठीक। नेक्स्ट पेज पे मैं ये डायग्राम बनाता हूं और फटाफट फटाफट इस सवाल को हम निपटा देंगे अब, ठीक है। तो भाई यहां पे हो क्या रहा है, यहां पे ये इस तरीके की एक ग्राउंड है, ओके। इस ग्राउंड पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, ये वाला, और ये वाला ब्लॉक कितने का, 20 किलोग्राम का, और इसके ऊपर जो ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है ना, इसके ऊपर जो ब्लॉक रखा हुआ है वो है 10 किलोग्राम, ये आपका 10 किलोग्राम का है, ठीक है, ओके। अब यहां पे जो म्यू दे रखा है, म्यू इज इक्वल टू 0.3 एंड 0.2 है, और यहां पे जो म्यू दे रखा है दैट इज म्यू इज इक्वल टू 0.2 और 0.1 है। इन चीजों से हमें साफ साफ पता चल रहा है कि जो बड़ी वैल्यू है दैट इज म्यू एस, जो छोटी वैल्यू है दैट इज म्यू के। समझ में आ रहा है, बड़ी वैल्यू म्यू एस, छोटी वैल्यू म्यू के। भाई म्यू एस बड़ा होता है, म्यू के छोटा होता है, ठीक है। अब ये वाली चीज कितनी है, ये 20 kg का है और ये 10 kg का है। इसको हम ए बोल रहे हैं, इसको हम बी बोल रहे हैं, और यहां पे इस वाले पे आगे की तरफ हम फोर्स लगा रहे हैं एफ, और इस एफ की वैल्यू वेरी करती है 10T के हिसाब से, ठीक है भाई। ये आपका डायग्राम हो गया, पूरा का पूरा क्वेश्चन आपके सामने है, राइट। अब हम क्या करेंगे, T इज इक्वल टू 0 पे फोर्स को बढ़ाना शुरू करते चले जाएंगे और ये क्वेश्चन आगे बढ़ाते चले जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन को एक बार आपको फिर से दिखा देता हूं, ठीक है ना। 0.3, 0.2, 0.2, 0.1, 20, 10, ऊपर वाला ए, नीचे वाला बी, ये एफ इज इंक्रीज अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ड्रॉ 80 ग्राफ। इसका अब बस आपको 80 ग्राफ बनाना है, तो भाई बिल्कुल रेडी हो जाओ 80 ग्राफ के लिए। तो आप बनाने के लिए तो पहले आप ड्रॉ कर लो उसका स्केल, 80 ग्राफ का स्केल ड्रॉ कर लो, क्योंकि उसी पे ही सारे हमको ये फर्दर ये एक्शंस लेने हैं, ठीक है। चलिए, तो इस जगह पे हम एक्सेलरेशन ए प्लॉट करेंगे और इस एक्सिस पे हम टाइम प्लॉट करेंगे। 80 ग्राफ बनाना है, ठीक है। चलिए शुरू करते। देखो भाई, T इज इक्वल टू 0 पे हमने किया स्टार्ट, ओके। फोर्स लगाना, यहां का फ्रिक्शन कितना, 0.3, 0.2। अब यहां पे ऐसे लिखते चले जाएंगे डायरेक्ट, 10 और 20 कितना हुआ, 30 किलोग्राम, 30 किलोग्राम, 30 इंटू 0.3, 30 इंटू 0.3 कितना हुआ, 9 इंटू 10, 90, ठीक है ना। तो यहां पे फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो 90 न्यूटन होगी अगर स्टैटिक फ्रिक्शन है। अगर 0.2 लेंगे तो 60 न्यूटन होगी, यही तो पता है। अगर भाई यहां पे नॉर्मल कितना लग रहा है, 30 इंटू 10, 300 न्यूटन का नॉर्मल लग रहा है, तो यहां पे जो फ्रिक्शन की वैल्यू है, इस जगह पे जो फ्रिक्शन लगेगा भाई पीछे की तरफ, ये फ्रिक्शन अगर स्टैटिक है तो 90 न्यूटन तक लगेगा, काइनेटिक है तो 60 न्यूटन तक लगेगा। भाई म्यू इंटू एन 90 हो गया, म्यू इंटू एन 60 हो गया। अब यही फ्रिक्शन हम ऊपर वाले का भी ले लेंगे, ठीक है ना। ऊपर वाले ब्लॉक पे अगर देखा जाए तो यही फ्रिक्शन कितना लग सकता है, फ्रिक्शन की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू देखे तो फ्रिक्शन की यहां पे एक तो ये 10 है, इसके नीचे कितना नॉर्मल लगेगा, 10 इंटू 10 100, 100 इंटू 0.2 20 न्यूटन, यहां पे 20 न्यूटन लगेगा। और अगर ये मूवमेंट हो गया, चल गया,
तो 20 10 यानी 100 इंटू 0.1, फिर ये केवल 10 न्यूटन लगेगा। तो ये वैल्यूज मैंने लिख ली अलग अलग। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। इमेजिन करिए ये वाला F यहां पे लग रहा है और ये इसको ऐसे खींचता जा रहा है, ऐसे खींचता जा रहा है जोर लगा के, और धीरे धीरे फोर्स को बढ़ा रहा है। तो जब तक भाई ये वाला फोर्स 90 न्यूटन नहीं हो जाता, कितना नहीं हो जाता, 90 न्यूटन नहीं हो जाता, ये फ्रिक्शन ब्रेक ही नहीं होगा, ये फ्रिक्शन ब्रेक नहीं होगा। और जैसे ये 90 हुआ, ये फ्रिक्शन ब्रेक होगा और एकदम ये झटके से चलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि भाई ये 90 न्यूटन है, इसको चलाने के लिए इस 90 न्यूटन को तोड़ना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही ये टूटेगा, इसके साथ क्या ट्रेजेडी है, जैसे ही ये 90 न्यूटन पहुंचेगा तो यहां की इंटरलॉकिंग ये सब टूट गई, स्टैटिक फ्रिक्शन ब्रेक हो गया और तुरंत ये स्टैटिक से काइनेटिक पे स्विच हो जाएगा। यानी कि यहां पे फ्रिक्शन अभी पीछे की तरफ 90 न्यूटन लग रहा था, लेकिन जैसे ये चलना शुरू होगा एकदम से फ्रिक्शन 90 से 60 हो जाएगा, क्योंकि स्टैटिक से काइनेटिक पे स्विच कर जाएगा। और जैसे ही स्टैटिक से काइनेटिक पे स्विच करेगा, फ्रिक्शन की वैल्यू गिर जाएगी। तो भाई ये एकदम झटके से आगे चलेगा। भाई रोकने वाला 90 न्यूटन है, जैसे ये चलना शुरू किया वो रोकने वाला 90 से 60 हो गया, तो एकदम से इसको आगे की तरफ झटका लगेगा और झटके से चलना शुरू करेगा। यानी कि जीरो से लेके t इज इक्वल टू 9 सेकेंड तक तो ब्लॉक हिलेगा ही नहीं, एक्सेलरेशन कितना रहेगा, 0। तो 3 6 9, ये 9 सेकेंड पे तक ब्लॉक स्टेशनरी रहेगा और यहां पे इसका जो एक्सेलरेशन है वो 0 ही बना रहेगा। तो 9 सेकेंड तक एक्सेलरेशन 0 बना रहा। ठीक है, अब जैसे 9 सेकेंड पूरे हुए, ठीक है ना भाई, जैसे ही 9 सेकेंड पूरे हुए, यहां पे अगर देखा जाए तो, ठीक है, 9 सेकेंड पूरे होते ही यहां पे इस तरीके की सिचुएशन आ जाएगी, तो भी देखेंगे बाद में, तो उठा के इधर की साइड लाइन। ठीक है, 9 सेकेंड तक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही 9 सेकेंड पूरे होते हैं, जैसे ही 9 सेकेंड पूरे होते ही ये झटके से चलेगा और वो 60 हो जाएगा। तो जैसे ही 9.001 सेकेंड होते हैं, अगर उस वक्त मैं देखूंगा तो भाई ये दोनों एक साथ चलेंगे, ठीक है ना, बट इसका एक्सेलरेशन कितना होगा उस वक्त, अगर मैं इसके एक्सेलरेशन की बात करूं पूरे ब्लॉक के, तो भाई 30 kg तो वेट है, आगे की तरफ कितना लग रहा है, 90। अब मान लो 90 से ज्यादा हो गया, तो जितना भी फोर्स इस पे आगे की तरफ लग रहा है उसमें से 60 न्यूटन माइनस कर लो। भाई ये एफ फोर्स, दोनों एक साथ चलेंगे, दोनों पे एफ फोर्स इस तरफ लग रहा है, 60 न्यूटन पीछे लगेगा। भाई उस वक्त जब दोनों एक साथ चलेंगे तो दोनों इस तरीके से होंगे एक साथ ही, तो यहां पे पीछे 60 न्यूटन लग रहा होगा और वो कांस्टेंट लगेगा क्योंकि काइनेटिक हो चुका है, और आगे की तरफ लग रहा होगा एफ। ठीक है ना, तो f माइनस 60 डिवाइडेड बाई 30, f माइनस 60 और डिवाइडेड बाई 30। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो f की वैल्यू मैं कितनी रखूंगा, 10t, तो ये कितना हो गया 10t बाई 30 और माइनस 2। तो एक्सेलरेशन जो होगा आपका 1/3t और माइनस 2 होगा। इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है बेटा कि एक्सेलरेशन का ये आपके पास इक्वेशन आ गई, तो y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी, तो y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी। ये तो आप देखो इसका स्लोप कितना 1/3 और एक्सेलरेशन हो गया स्ट्रेट लाइन, ठीक। लेकिन ये t कितना है, जैसे t इज इक्वल टू 9 सेकेंड होगा तो ये कितना होगा, 9 को आप 3 से कट करोगे तो 3 माइनस 2 मतलब 1, यानी कि एक्सेलरेशन एकदम से 1 हो जाएगा। तो जैसे यहां पे ये वाला ब्लॉक, ठीक है, ये वाला ब्लॉक यहां पे चलेगा, एक्सेलरेशन की वैल्यू हो जाएगी 1। तो आप ये देखो यहां पे जो एक्सेलरेशन है वो 1 हो चुका है, ये 1 है और ये 0 है, यहां पे एक्सेलरेशन कितना है 1। तो भाई जैसे ही ये झटके से चलेगा तो एकदम 1 से स्टार्टिंग होगी, ठीक। अब क्या होगा, इसका एक्सेलरेशन धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगा, लेकिन मुझे पता है कि जैसे चला है तो 1 के एक्सेलरेशन से स्टार्ट हुआ है, लेकिन फोर्स तो बढ़ता जा रहा है ना,
जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा एक्सेलरेशन बढ़ेगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जो 10 kg वाला ब्लॉक है जो इसके ऊपर रखा हुआ है, अगर मैं इस 10 kg वाले ब्लॉक को यहां पे ले जाके इसका एफबीडी दोबारा बनाने की कोशिश करूं, तो भाई 10 kg वाले को आगे की तरफ, जब ये नीचे वाला चलेगा तो ये इसको आगे की तरफ लेके जाएगा ना, इस तरीके से। तो 10 kg वाले पे आगे की तरफ लगेगा क्या, फ्रिक्शनल फोर्स, और उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 20 न्यूटन तक वो लगेगा। तो अगर इसके नीचे लगने वाले फ्रिक्शन की वैल्यू 20 न्यूटन होती है तो इसका एक्सेलरेशन ज्यादा से ज्यादा 2 हो सकता है, और 10 के एक्सेलरेशन को 2 से ज्यादा आप कर नहीं सकते बिल्कुल भी। चाहे नीचे आप 1000 न्यूटन लगा दो तब भी उसका एक्सेलरेशन 2 से ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि उसके नीचे बॉटम को मैक्सिमम फ्रिक्शन 20 न्यूटन मिल सकता है, उससे ज्यादा नहीं मिल सकता। तो उसका एक्सेलरेशन मैक्सिमम 2 हो सकता है। तो ये वाली इक्वेशन केवल तब तक चलेगी जब तक दोनों का एक्सेलरेशन 2 नहीं हो जाता, ठीक है ना। जैसे ही दोनों का एक्सेलरेशन 2 हो जाता है, क्योंकि दोनों एक साथ चलेंगे, दोनों का एक्सेलरेशन जैसे ही 2 हो जाता है, फिर वो ऊपर वाला ब्लॉक भी स्लिप हो जाएगा, क्योंकि ऊपर वाला 2 से ज्यादा एक्सेलरेशन ले नहीं सकता, वो स्लिप हो जाएगा। जैसे ही वो स्लिप होगा उसका फ्रिक्शन भी एकदम 20 से कितने पे स्विच हो जाएगा, 10 पे स्विच हो जाएगा। क्या बात समझ में आई? लेकिन अभी देखते हैं कि उसको 2 का एक्सेलरेशन कब तक मिलता है। तो भाई इस एक्सेलरेशन की वैल्यू 2 कब आएगी, 2 जब ये वाली वैल्यू 4 हो जाएगी। तो टी की वैल्यू अगर आप 12 कर दोगे, टी की वैल्यू को 12 कर दोगे, तो ये वाला जो एक्सेलरेशन है ये आ जाएगा आपका 4 - 2 मतलब 2, यानी कि 12 सेकंड तक। ये कौन सा नंबर है, 12 सेकंड तक। तो 12 सेकंड तक ये दोनों एक साथ चलेंगे, 12 सेकंड तक ये दोनों एक साथ चलेंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? और इनका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा भाई, इनका एक्सेलरेशन हो जाएगा 2। तो ये 2 के एक्सेलरेशन तक दोनों एक साथ चलेंगे, ठीक है। तो यहां पे ये वाला जो एक्सेलरेशन होगा ये 1 से स्टार्ट होके 2 तक ऐसे जाएगा, यहां के बाद का ग्राफ ऐसे होगा। और भाई ये वाला जो एक्सेलरेशन है ये होगा 2। तो 1 से लेके 2 तक ये दोनों एक साथ चलेंगे और इनका एक्सेलरेशन इस लाइन के अकॉर्डिंग बढ़ता जाएगा, स्लोप 1/3 रहेगा। आप खुद देखो 1 यूनिट एक्सेलरेशन बढ़ गया 3 सेकंड में, तो स्लोप 1/3 हो गया, ये साफ साफ दिख रहा है हमें। अब 12 सेकंड पे क्या होगा, वो स्लिप हो जाएगा 12 सेकंड पे, क्योंकि ये नीचे वाले का एक्सेलरेशन बढ़ता ही जा रहा है। 12 सेकंड पे वो स्लिप हो जाएगा, और जैसे ही वो स्लिप होगा उसके नीचे लगने वाला फ्रिक्शन 12 से 10 पे हो जाएगा, और उसका एक्सेलरेशन अब फॉर एवर 1 हो जाएगा, क्योंकि उसके नीचे अब 20 के बजाय 10 न्यूटन लग रहा होगा। तो उसके नीचे अगर 10 न्यूटन लग रहा होगा उसका एक्सेलरेशन अब 1 हो जाएगा फॉर एवर, हमेशा के लिए। तो ऊपर वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन अब 1 ही रहेगा फॉर एवर, क्योंकि वो स्लिप हो चुका है। और इसके ऊपर अगर लगता रहेगा तो इसके नीचे 10 न्यूटन ही लगेगा, और 10 न्यूटन का फोर्स 10 kg के ब्लॉक को बस 1 का एक्सेलरेशन दे सकता है। और वो काम कब हो जाएगा, 12 सेकंड पे। तो जैसे ही 12 सेकंड पूरे होंगे एक ब्लॉक का एक्सेलरेशन 1 पे आके कांस्टेंट हो जाएगा फॉर एवर, 1 पे आके कांस्टेंट हो जाएगा फॉर एवर। अब आगे तक ऐसे ही चलेगा। और ये क्या है, ये किसका एक्सेलरेशन हो गया, this is acceleration of A, this is acceleration of A, ये वाला। अब ये फर्दर आगे तक ऐसा ही रहेगा, कितने के बाद, इसके बाद। अब भाई इस स्लिपिंग के बाद इसके एक्सेलरेशन का क्या होगा, 20 वाले के एक्सेलरेशन का क्या होगा। तो भाई यहां तक तो दोनों एक साथ चल रहे थे 12 सेकंड तक। अब जैसे ही 12 सेकंड होते हैं, अगर मैं इसका एफबीडी बनाऊं 12 सेकंड पे, इसका मैं एफबीडी बनाऊं यहां पे, ठीक है। इसका कितना वेट है, 20। तो इस पे आगे की तरफ तो फोर्स लग रहा है F, यहां से कुछ भी हो जाए पीछे की तरफ 60 हमेशा लगता रहेगा 60 हमेशा, बिल्कुल, क्योंकि उसका वेट इसके ऊपर लगता ही रहेगा और 60 यूनिट लगता है। लेकिन ऊपर वाले को पहले जो फ्रिक्शन ऊपर वाले ब्लॉक की वजह से इस पे जो फ्रिक्शन पीछे क्योंकि उस पे आगे 20 लग रहा था, तो इस पे भी पीछे 20 लग रहा था, ठीक है ना।
तो f माइनस 60 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 20, ठीक है ना, f माइनस 60 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 20, ठीक है, इतना फोर्स इस पे लगेगा। कब तक लगेगा? ये यहां से लेके यहां तक। तो अगर उस ड्यूरेशन में मैं इसका एक्सेलरेशन निकालूं कि भाई 9 से लेके 12 सेकंड तक, क्योंकि भाई 9 से लेके 12 सेकंड तक इस पे जो आगे की तरफ जो है ना, ये 20 नहीं लगेगा, ये वेरिएबल फ्रिक्शन होगा एक्चुअल में। यहां पे मुझे ये 20 नहीं लेना चाहिए, ये ऊपर वाला फ्रिक्शन पीछे की तरफ ऐसे रहेगा, ठीक है, ताकि इसका जो एक्सेलरेशन है वो तो बढ़ता जा रहा है ना, वेरिएबल एक्सेलरेशन है, तो इस पे पीछे की तरफ लगे। लेकिन जैसे ही 12 सेकंड होंगे ये वाला फ्रिक्शन पीछे की तरफ 10 हो जाएगा, और अब ये 10 हमेशा के लिए कांस्टेंट हो जाएगा और 10 ही रहेगा। तो जो 20 kg का ब्लॉक है उस पे एफ फोर्स आगे लगेगा और पीछे की तरफ ये लगेगा। तो भाई इसमें जो एक्सेलरेशन आगे की तरफ अब बनेगा आफ्टर 12 सेकंड, आफ्टर 12 सेकंड इसका जो एक्सेलरेशन आगे की तरफ बनेगा वो बनेगा एफ माइनस 60 और माइनस 10 अपॉन 20। तो दिस इज 10t माइनस 70 अपॉन 20। तो दिस इज 1/2t और माइनस 3.5। तो ये आपका एक्सेलरेशन होगा कब के बाद? आफ्टर 12 सेकंड। तो 12 सेकंड के बाद जो एक्सेलरेशन होगा किसका? 20 kg वाले का। तो एक्सेलरेशन ऑफ 20 kg ब्लॉक इज 1/2 इंटू टी माइनस 3.5। ये एक्सेलरेशन, यानी कि अब जो इसका एक्सेलरेशन होगा, आप देखो टी की वैल्यू 12 डाल के देखो, एग्जैक्टली 12 डाल के देखो। अगर टी की वैल्यू यहां 12 डालोगे तो 12/2 कितना हो जाएगा? 6 माइनस 3.5 कितना हो गया? 2.5। यानी कि जैसे ही 12 सेकंड होंगे यहां पे, जैसे यहां 12 सेकंड होंगे इस जगह पे, ठीक है ना, एकदम से ये जो 20 kg का ब्लॉक है इसका एक्सेलरेशन एकदम से बढ़ जाएगा, 2.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2.5। तो 2 से 2, तो यहां पे 2 से तुरंत 2.5 हो जाएगा। ओके, और अभी तक जो इसका स्लोप बन रहा था, अभी तक इसका स्लोप ये वाला बन रहा था, इतना 1/3 का स्लोप था ये। इसके बाद स्लोप 1/2 का हो जाएगा। इसके बाद का जो स्लोप है वो 1/2 का हो जाएगा। तो यहां से जो स्लोप जाएगा वो इतना नहीं जाएगा, इससे भी ऊपर स्लोप जाएगा ये, ठीक है ना। तो इससे आगे का जो ग्राफ बनेगा, इससे आगे का जो ग्राफ बनेगा किसका? 20 kg वाले ब्लॉक का, तो वो ये वाली लाइन के, ठीक है ना। और वो किसका ग्राफ होगा? वो ग्राफ होगा एक्सेलरेशन ऑफ 20 kg। ये आपका ग्राफ बन चुका है। और भाई ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, ये दिस इज एट 2.5। ये कितने पे है? 2.5 पे है। ये 2 है और ये कितना है? दिस इज 2.5। ये 2 है, ये 1 है, ये 9 है और ये 12 है, और 12 के बाद ही आगे चले जाएगा। दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ 20, यानी कि एक्सेलरेशन ऑफ बी कह सकते हो आप इसको। दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ बी। और ये किसका है? दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ ए प्लस एक्सेलरेशन ऑफ बी। ये दोनों का एक साथ है। ये भी एक्सेलरेशन ऑफ ए प्लस एक्सेलरेशन ऑफ बी। ये ग्राफ ये बताता है कि 0 से लेके 9 सेकंड तक तो ये हिलेंगे ही नहीं, 9 से लेके 12 सेकंड तक दोनों एक साथ चलेंगे और इनका एक्सेलरेशन टाइम के साथ साथ ऐसे बढ़ता जाएगा। जैसे ही 12 सेकंड आएंगे दोनों एक स्लिप हो जाएंगे। तो जैसे ही स्लिप होंगे, ठीक है ना, ऊपर वाले का एक्सेलरेशन तो एकदम 2 से 1 आ जाएगा और 1 हमेशा परमानेंटली कंटिन्यू रहेगा। लेकिन जो नीचे वाला ब्लॉक है वो तो रिलीव्ड हो गया, उस पे अभी पीछे की तरफ 20 न्यूटन लग रहा था, 20 न्यूटन एकदम से कम होके 10 रह गया। तो इसको आगे की तरफ और फायदा हो गया, इसलिए इसका एक्सेलरेशन तुरंत 2 से 2.5 पे शिफ्ट कर गया। कितने पे शिफ्ट कर गया? 2 से 2.5 पे शिफ्ट कर गया। और अब तो ये लेस बर्डन के साथ आगे चलेगा, तो इसलिए इसका स्लोप पहले से भी थोड़ा सा ज्यादा हो गया। अब स्लोप कितना हो गया? 1/2।
पहले स्लोप कितना था? पहले स्लोप था 1/3, पहले स्लोप 1/3 था, ये 1/2 है। ठीक, 1/3 से ज्यादा होता है ना 1/2 का स्लोप, इसलिए वो एक्सेलेरेशन ऑफ बी हो गया। राइट, ये 12 से आगे का, तो बेटा ये ग्राफ है। और ये किसका ट्रांजिशन है? ये आपको यही सिखाता है कि किस तरीके से स्टैटिक से काइनेटिक पे ट्रांजिशन हुआ। यहां पे भी कैसे स्टैटिक से काइनेटिक पे ट्रांजिशन हुआ, और एकदम से ये चीज कैसे झटके के साथ चलती है। इसलिए बहुत सारी चीजों में झटका लगता है। जब चीजें स्टार्ट होती है तो एक झटके के साथ स्टार्ट होती है। क्यों? क्योंकि स्टैटिक नेचर तुरंत काइनेटिक में स्विच करती है। तो ये वाली चीज आपको बहुत बेहतरीन तरीके से क्लियर होनी चाहिए। तो यहां पे ऑलमोस्ट हमने सारी चीजों के आंसर दे दिए। हमने इन स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशन तक लिख दी। यहां पे इन दोनों ग्राफ के स्लोप तक हमने देख लिए, और ये परमानेंटली स्ट्रेट क्यों हो गया ये भी हमने देख लिया, क्योंकि ऊपर वाले ब्लॉक पे अब बस आगे की तरफ 10 न्यूटन का फ्रिक्शन लगेगा, उससे ज्यादा नहीं लगेगा। क्या ये वाली बात आपको समझ आ रही है कि ऐसा क्यों है? क्लियर? चलिए, अब इसके जो बाकी के क्वेश्चन है उनके आंसर दिए जा सकते हैं। ठीक है ना भाई? क्या इस वाले का क्या आंसर होगा? फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ सो दैट नो मोशन अकर्स। कितना? 90 न्यूटन। ओके, फाइंड द मैक्सिमम एफ सो दैट ए डज नॉट स्लाइड ऑन बी, 120 न्यूटन। भाई 120 न्यूटन हो जाएगा ना इसका, तो ए उस पर स्लिप ना करे बी पे, तो ए 12 सेकंड तक स्लिप नहीं कर रहा था, तो 12 सेकंड पे फोर्स कितना था? 120 न्यूटन। इफ एफ इज इंक्रीज बियॉन्ड द वैल्यू ऑब्टेन इन पार्ट बी, पार्ट बी में 120 से ज्यादा हो गया, तो व्हाट आर द एक्सेलरेशन ऑफ बोथ द ब्लॉक्स? ये तो हम कर ही चुके हैं, एक्सेलरेशन की इक्वेशन तक निकाल दी हमने, और एटी ग्राफ भी हमने निकाल दिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने पूरा पूरा फुल साइज में सॉल्व किया है। इसमें अलग अलग वैल्यू डाल के, अलग अलग मास लेके आप इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हो। राइट बेटा? चलिए, तो ये एक सवाल था। इसके बाद एक क्वेश्चन हम और देख सकते हैं। ये वाला भी बड़ा पॉपुलर सवाल है। ठीक है, ये मतलब जेई का ही, एडवांस का ही आया हुआ सवाल है। इसको देख के ही बहुत सारी चीजें पता चल जाती। इसमें मैं आपका ज्यादा टाइम समय नहीं लूंगा, बस मुझे ये क्लियर करना है और आगे बढ़ना है। क्यों? क्योंकि ये वो सवाल है जिसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज घूमते हैं कि सर ये समझ नहीं आया, वो समझ, ये 10 कैसे हो गया, ये 5 कैसे हो गया, ये ऐसे कैसे हो गया। तो ऐसी बहुत सारी चीजें इस क्वेश्चन में, वो मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, सुनिएगा ध्यान से। ओके, देखिए क्या होता है। ये कह रहा है कि वैन इज मूविंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड। ये वैन है, हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे चल रही है। ठीक है, ग्राउंड अलोंग अ स्ट्रेट रोड एज शोन इन दिस फिगर। ठीक है भाई, द वेलोसिटी ऑफ द वैन इज गिवन बाय दिस इक्वेशन 9t माइनस टी स्क्वायर। ओके, बहुत अच्छी बात है। 9t माइनस टी स्क्वायर प्लस 10, अगर v ये है तो इसी से मुझे पता चलता है कि यहां पे अगर मैं dv बाई dt कर दूं तो ये कितना हो जाएगा? 9 माइनस 2t, 9 माइनस 2t, ये हो जाएगा, और ये एक्सेलरेशन हो गया। ओके जी, ओके, ठीक है। ठीक है, ये बोल रहा है where t is in second, the coefficient of friction between the wall and the van when block of m kg is mu. mu ये है। ओके, the block is at rest with respect to van initially. The friction time graph between the blocks and the van is given as this. ये फ्रिक्शन का ग्राफ दे रखा है। अब इसमें कुछ इसने ऑप्शन दिए हुए हैं, ये वाले। तो ऑप्शन क्या है कि वैल्यू ऑफ मास m इज 10 kg। तो एक तो सीधे सीधे आपको m की वैल्यू बतानी है कितनी है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू इज 2, तो म्यू बताना है कितना है। ओके, द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, तो एक्सेलरेशन बताना है 3 सेकेंड पे ब्लॉक का कितना है। ओके, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज दिस, यानी कि म्यू निकालोगे तो या तो देखो बी और डी में से एक सही होगा, इतना मुझे पता है। बी और डी में से कोई सा एक ऑप्शन सही होगा, बाकी के ये दोनों भी सही हो सकते हैं, क्योंकि वो केवल मास की बात कर रहा है और ये केवल एक्सेलरेशन की बात कर रहा है। तो इन दोनों के तो अलग अलग आंसर होंगे ट्रू। ये तो कोई दोनों भी सही हो सकता है, दोनों गलत भी हो सकते हैं, एक भी सही हो सकता है, एक गलत हो सकता है, लेकिन बी और डी में से एक सही होगा, ये मुझे पता है। यानी कि मेरे को समझ में आ गया
कि मुझे एक तो इस ब्लॉक का मास निकालना है, यहां का म्यू निकालना है, और इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकालना है t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे, 2 पे ये दे रखा है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। देखो भाई, जैसा ये सिचुएशन दे रखी है कि वैन भगाए जा रहे हैं वैन को, तो यहां पे देखो वैन का एक्सेलरेशन टाइम के साथ साथ कम होता जा रहा है। ये है ना, वैन का एक्सेलरेशन क्या बता रहा है, वैन का एक्सेलरेशन बता रहा है 9 - 2t। ये है वैन के एक्सेलरेशन की वैल्यू। अब वैन का एक्सेलरेशन अगर a है आगे की तरफ, तो इस वाले ब्लॉक का जब आप एफबीडी बनाओगे, इस छोटे वाले ब्लॉक का जब आप एफबीडी बनाओगे, तो इस पे यहां नॉर्मल लगेगा, ठीक है ना। उस नॉर्मल की वजह से ऊपर की तरफ फ्रिक्शन लगेगा बिल्कुल, और यहां पे ये लगेगा mg, ठीक है, ये लगेगा mg। तो मुझे इतना पता है कि इस ब्लॉक को नीचे की तरफ mg खींच रहा होगा, लेकिन ये ब्लॉक अभी नीचे नहीं चल रहा है, इनिशियली एट रेस्ट बता रहा है। वो ब्लॉक क्या है, रेस्ट में है इनिशियली। इसका मतलब इस वैन का एक्सेलरेशन अगर बहुत ज्यादा है, तब भी ये ऊपर लगने वाला फ्रिक्शन mg के बराबर ही है, ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि अप्लाइड फोर्स से फ्रिक्शन ज्यादा नहीं हो सकता। फ्रिक्शन तो उतना ही लगता है ना जितनी रिक्वायरमेंट होती है। तो ये वाला जो mg है ना बेटा, ये mg हमेशा फ्रिक्शन के बराबर है इनिशियली, यानी कि जो फ्रिक्शन है वो पूरा 100 न्यूटन लग रहा है। इसका मतलब ये वही टाइम ड्यूरेशन है जब ये वाला फ्रिक्शन mg के बराबर है, यानी कि 100 न्यूटन ही mg है, 100 न्यूटन ही आपका mg है। तो यहां पे m की वैल्यू कितनी आ गई, 100/10 मतलब 10। तो m की वैल्यू आ गई आपकी 10 kg। तो भाई ये ए ऑप्शन तो करेक्ट हो गया, एक तो हमारा ऑप्शन यहीं पे करेक्ट हो गया। अब दूसरी बात करते हैं। अब t इज इक्वल टू 2 सेकेंड आया और उसके बाद फ्रिक्शन कम होना शुरू हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई वैन का एक्सेलरेशन तो धीरे धीरे कम हो रहा है ना। जब धीरे धीरे कम हो रहा है तो नॉर्मल धीरे धीरे कम हो रहा है, ठीक है ना। तो फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी, म्यू इंटू एन होगी। तो जब तक फ्रिक्शन ग्रेटर देन mg हो सकता था, तब तक वो mg के बराबर रहा। जब तक फ्रिक्शन ग्रेटर देन mg हो सकता था, तब तक वो mg के बराबर रहा, mg से ज्यादा नहीं हुआ। और वो टाइम कब तक था, 2 सेकंड तक था। लेकिन उसके बाद बेचारे फ्रिक्शन ने दम तोड़ दिया, यानी कि वो कम होने, वैन का एक्सेलरेशन कम हो रहा है ना, तो ये नॉर्मल कम हो रहा है, फ्रिक्शन कम हो रहा है। अब देखो, जब फ्रिक्शन कम हो रहा है तो देखो लीनियरली नीचे डिक्रीज होते होते 0 हो गया। अब फ्रिक्शन कम होने लगे, यानी कि इस 2 सेकंड के बाद ये वाला फ्रिक्शन बेचारा mg से कम हो गया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, ये mg से कम हो गया। इसका मतलब t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे, ठीक है ना, अगर t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे मैं एक्सेलरेशन निकालू वैन का, तो ये आएगा 9 - 2 इंटू 2, तो ये आएगा 9 - 2 इंटू 2, तो ये आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन कितना है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो जब वैन का एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तब ये फ्रिक्शन mg के बराबर है। बहुत अच्छे, तो इस बात को भी निपटा दो अभी। तो फ्रिक्शन कब, जब एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है 5, तो नॉर्मल कितना होगा m इंटू ए, ठीक है ना, m इंटू ए होगा। तब फ्रिक्शन कितना होगा, म्यू इंटू एन, यानी कि म्यू m इंटू ए। ये किसके बराबर होगा, ये mg के बराबर होगा। उस वक्त ये mg के बराबर हो रखा है, यानी कि 2 पे ये बिल्कुल mg के बराबर हो रखा है। तो इस वाले m से ये वाला m काट दो, तो म्यू इंटू ए इज इक्वल टू जी, ठीक है ना। तो म्यू इंटू 5 इज इक्वल टू 10, तो म्यू की वैल्यू यहां पे 2 आ गई भाई। गजब, म्यू की वैल्यू 2 आ गई। तो यहां पे ये वाला ऑप्शन भी आपका, ये वाला ऑप्शन तो करेक्ट हो ही गया, ये वाला ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। और जैसे ये करेक्ट हुआ तो भाई ये वाला ऑप्शन रॉन्ग हो गया। अब मेन चीज ये है कि एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक एट 3 सेकंड और बताना है। इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन 3 सेकंड पे बताना है। तो मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना है। जब एक्सेलरेशन बताना है 3 पे, तो एट t इज इक्वल टू 3 एक्सेलरेशन कितना आएगा, 9 - 2 इंटू 3, तो ये आएगा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि जो ये ब्लॉक है, जो ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक का इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 3 आएगा।
बहुत अच्छी बात है, क्योंकि व्हेन 3 के एक्सेलरेशन से चल रही है और ब्लॉक उससे चिपका हुआ है, तो ब्लॉक का वो वाला एक्सेलरेशन तो भाई 3 आएगा। चलिए, लेकिन तब तक क्या हुआ, कांड हो चुके हैं और वो नीचे की तरफ फिसलना शुरू हो चुका है। तो अब आप यहां पे सिमिलर ट्राइंगल वाली प्रॉपर्टी लगाओ। ये 2 से 4.5 है, तो यहां पे 3 होगा, यहां पे 4 होगा। ये दिख रहा है ये, तो ये 2, 3, 4 और 4.5, कोई वैल्यू 100 से 0 हो चुकी है 2 से 4.5 सेकंड, 2.5 सेकंड में। तो यानी कि ये वाली वैल्यू 60 होगी और ये वाली वैल्यू 20 होगी और ये 0 होगी। भाई फ्रिक्शन ऐसे गिरता जा रहा है ना स्ट्रेट लाइन में, देखो 100 था, ठीक है ना, 2 सेकंड पे 4.5 सेकंड पे 0 हो गया, तो हर सेकंड 40 कम हो रहा है, 1 सेकंड में 40 कम होके 60 हो गया, उसने अगले 1 सेकंड में 40 कम होके 20 हो गया, अब आधे सेकंड में 20 कम होके 0 हो जाएगा। इसका मतलब t इज इक्वल टू 3 पे, t इज इक्वल टू 3 पे फ्रिक्शन की वैल्यू 60 न्यूटन है। फ्रिक्शन कितना है, 60 न्यूटन है। तो आप भाई ये एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालेंगे तो इस तरफ तो 3 है, इस तरफ का एक्सेलरेशन और निकालना है मुझे y, तो एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन कितना होगा, mg तो पूरा 100 है, माइनस फ्रिक्शन कितना हो रहा है उस टाइम 60 और डिवाइडेड बाय 10, तो 4 यूनिट का एक्सेलरेशन होगा नीचे की तरफ, तो ay की वैल्यू होगी 4। ठीक है, तो अगर ये 3 है और ये 4 है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो तो 5 आएगा ना भाई, ठीक है ना। तो एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, ठीक है ना, एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक एट 3 सेकंड 5, तो ये वाली चीज भी भाई सही हो गई, क्योंकि इस तरफ एक्सेलरेशन 3 होगा और इस तरफ एक्सेलरेशन 4 होगा और दोनों का रिजल्टेंट निकलेगा 5। ठीक, क्या ये बात समझ में आ रही भाई? देखो 3 सेकंड पे जो ये ब्लॉक लग रहा है इसके आगे, इसको नीचे की तरफ mg खींच रहा होगा और mg तो पूरा 100 न्यूटन है और फ्रिक्शन लग रहा है ऊपर की तरफ 60, तो 100 नीचे 60 ऊपर, तो 40 न्यूटन का फोर्स नीचे लग रहा है 10 केजी के ब्लॉक पे, तो एक्सेलरेशन 4 होगा नीचे की तरफ, तो इसलिए वो नीचे की तरफ 4 है, आगे की तरफ 3 है, रिजल्टेंट हो गया आपका 5। तो बच्चों क्या ये वाली चीज आपको समझ आई कि ये क्या किया हमने? ठीक है, तो यहां पे इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है बस, और डी ऑप्शन यहां पे रॉन्ग हो जाता है। राइट, चलिए एक सवाल और लेते हैं हम इसी प्रकार का, जो कि आपको और अच्छा फील कराएगा। ये देखिए, ये भी बड़ा पॉपुलर केस है, ठीक है ना। इसमें मैंने ए और बी 2 डायग्राम लिए हैं, इनमें से एक मैं सॉल्व करूंगा, दूसरा आप कर लेना, दूसरा पार्ट आपका होमवर्क हो जाएगा, ठीक है ना। सवाल को बहुत अच्छे तरीके से देखना है कि ये क्या सवाल है। देखो भाई, इन्होंने बोला है कि इफ m1 इज इक्वल टू 20 kg, ओके, m2 इज इक्वल टू 30 kg, बहुत अच्छे, ठीक है। तो इसके लिए मुझे एक अलग से पेज चाहिए होगा, तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूं, ठीक है ना। बात को बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनते जाना है, ठीक है। क्या ये कह रहा है कि m1 इज इक्वल टू 20 kg, m2 30 kg, m2 इज ऑन स्मूथ सरफेस, ये वाली सरफेस स्मूथ है, सरफेस बिटवीन m1 एंड m2 हैज μs इज इक्वल टू 0.5 एंड μk इज इक्वल टू 3। यहां पे फिर वही कांड हो रखे हैं, μs इज इक्वल टू 0.5 दे रखा है, ठीक है ना भाई, और μk इज इक्वल टू 0.3 दे रखा है, तो ये वही ट्रांजिशन वाला ही केस हो गया। ओके, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ m1 एंड m2 फॉर द फॉलोइंग फिगर्स व्हेन और f इज इक्वल टू, जो फर्स्ट पार्ट है उसमें f इज इक्वल टू 160 न्यूटन है और दूसरे पार्ट में f इज इक्वल टू 175 न्यूटन है, ठीक है ना। और फिगर बी में बोल रहा है फोर्स इज इक्वल टू 160, इसमें ये आप कर लेना। तो ये वाला काम भाई हम करेंगे, ये वाला काम हम करेंगे। तो इस पे ये बोल रहा है कि पहले तो इस वाले फोर्स की वैल्यू 160 न्यूटन ली, फिर हमने इसी की वैल्यू 175 न्यूटन ली, ठीक है ना। और एक्सेलरेशन ऑफ m1 और एक्सेलरेशन ऑफ m2 भाई दोनों बताने हैं, दोनों बताओ क्या होंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अगेन वही है जिसमें स्टैटिक से काइनेटिक की तरफ ट्रांजिशन हो रहा है, और जनरली एडवांस वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें मतलब अगर अच्छा
क्वेश्चन फ्रेम करने का किसी का मन है तो वो एग्जामिनर फ्रिक्शन पे इन्वॉल्वमेंट जरूर लेता है स्टैटिक से काइनेटिक में ट्रांजिशन का, ठीक है ना। तो यहां पे अगर हम सॉल्व करेंगे इस फर्स्ट पार्ट को तो इसका डायग्राम बनाते हैं नेक्स्ट पेज पे। सारे डेटा हमने देख लिए, केवल यहां पे फ्रिक्शन है, यहां पे 0 है और ये F है, ठीक है। तो चलिए भाई इससे अगले पेज पे इसका हम FBD बनाते हैं। क्या हो गया, चलो तिरछा जाना है ना, वही बात, तिरछे ही जाओ। सिचुएशन को बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है। इन्होंने बोला है कि यहां पे ये ग्राउंड है, ओके ठीक है। इस ग्राउंड पे एक बड़ा सा ब्लॉक रखा हुआ है, ओके कोई दिक्कत नहीं है। उसके ऊपर एक छोटा सा ब्लॉक रखा हुआ है, ये वाला, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो यहां पे इन्होंने बोला है कि जो ये वाला ब्लॉक है इसमें एक पुली यहां पे लगी हुई है, ओके ठीक है ना, और एक पुली यहां पे लगी हुई है, बहुत अच्छे। तो बोल रहे हैं कि यहां से एक स्ट्रिंग आके यूं आती है और यहां से ऐसे यूं चली जाती है और यहां पे फोर्स कितना लगाते हैं हम, ये सिचुएशन है, ठीक है, ये सिचुएशन है, ओके। और कह रहे हैं कि भाई इसका मास है m1 और इसका मास है m2। यहां पे जो फ्रिक्शन कॉफिशिएंट है उसको बोला गया है 0.5 है और दूसरा वाला 0.3 है और यहां का जो फ्रिक्शन है दैट इज 0, ये फ्रिक्शन लेस है, ठीक है। तो पहली बार में यहां पे ठीक है, तो पहली बार में वो कह रहे हैं कि फर्स्ट टाइम में यहां पे F फोर्स लगा रहे हैं हम 160 न्यूटन का। तो एक्सेलरेशन ऑफ 1 और एक्सेलरेशन ऑफ 2 बताइए क्या होगा, ठीक है भाई। चलिए सवाल तो हमें समझ आ ही गया कि ये क्या सवाल है। और यहां पे अब अगर मैं इसका FBD बनाऊंगा, समझ आ रहा है, इसका FBD बनाऊंगा तो बहुत ध्यान से देखिएगा क्या सिचुएशन है, ठीक है। तो भाई मैंने इसको इमेजिन करने की कोशिश की कि इसको अगर पकड़ के मैं F फोर्स से यहां से खींचता हूं तो इस पे इधर फोर्स लगेगा और इधर फोर्स लगेगा। तो मैं अगर यहां पे FBD बनाने लग जाऊं, किसका, इस वाले ब्लॉक का, इसका FBD बनाने लग जाऊं यहां पे, तो इमेजिन करिएगा इस पे एक तो T फोर्स इस तरफ लगेगा और एक T फोर्स इस तरफ लगेगा। भाई इसमें टेंशन T मान लो ना, ठीक है ना, और T ही F है तो T फोर्स इस तरफ लगेगा, T फोर्स इस तरफ लगेगा। और अगर मैं यहां पे ये बोलूं कि देखो एक पुली ये वाली है, तो अगर इस पे मैं फोर्स देखूं तो भाई इस पे T फोर्स इस तरफ लगेगा और T फोर्स इस तरफ लगेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर। ऐसे और कोई फोर्स तो नहीं है इस पे, इस स्ट्रिंग का तो है ही। अब यहां पे एक फोर्स ये भी तो लगेगा, ये नॉर्मल फोर्स लगेगा यहां पे, इस पे भाई उसका mg भी तो लगेगा, यूं करके बिल्कुल लगेगा। और अगर फोर्स से खींचेंगे तो यहां पे फ्रिक्शन भी लगेगा, बट उसका भी नहीं पता, आगे लगेगा पीछे लगेगा देखेंगे। बट मुझे इतना पता है कि इस वाले टेंशन को ये वाला टेंशन कैंसिल कर देगा, एकदम सही बात है। इस वाले टेंशन को ये वाला टेंशन कैंसिल कर देगा, यानी कि इस बड़े वाले ब्लॉक पे कोई फोर्स है ही नहीं। किसकी वजह से? इस स्ट्रिंग की वजह से। कोई, ये जो स्ट्रिंग यहां पे है ना, ये वाली जो स्ट्रिंग है, ये वाली स्ट्रिंग है, ये वाली स्ट्रिंग की वजह से इस ब्लॉक पे कोई फोर्स ही नहीं है, क्योंकि इस टेंशन ने इसको कैंसिल कर दिया, इस टेंशन ने इसको कैंसिल कर दिया। आपके सामने है, देखो कौन कौन सी टेंशन ने किस किस को कैंसिल कर दिया।
हो गया। अब अगर मैं ऊपर वाले का एफबीडी बनाऊं, ठीक है, इस वाले का मैं एफबीडी बनाता हूं यहां पे। ओके, इस पे क्या हो रहा है भाई, इस पे केवल एक फोर्स लग रहा है और वो है आगे की तरफ टी, बिल्कुल। तो इस पे तो यहां कोई फोर्स है ही नहीं, M1 इसके ऊपर रखा हुआ, उस पे एक फोर्स है बस आगे की तरफ, बाकी तो इनके बीच का फ्रिक्शन होगा, उसको देखेंगे। तो भाई मेरे हिसाब से आपको ये लग गया होगा कि ये वाला जो डायग्राम है कि यार ये तो बड़ा आसान डायग्राम हो गया। अगर इस डायग्राम को मैं दोबारा कॉपी करके यहां पे ले आऊं कंबाइंड फॉर्म में, तो भाई इस चीज का तो कोई मीनिंग ही नहीं बन रहा यहां पे, इसका कोई मीनिंग नहीं बन रहा यहां पे। ये आप तो यहां पे एक फोर्स लगा दो बस टी, और ये सवाल और ये सवाल सेम टू सेम सवाल है। क्या ये आपका बहुत सिंपल वाला केस नहीं हो गया, बताइए मुझे। भाई हमने इस पार्ट इसको ऐसे खींचा था यहां से, ये वाली चीज इसमें रिड्यूस हो गई, यानी कि ये सवाल बिल्कुल ऑर्डिनरी टू ब्लॉक सिस्टम में रिड्यूस हो गया हमने जैसे ही इसका स्ट्रिंग का रोल देखा। तो चलिए ये बड़ी अच्छी बात है, अगर ये वाली बात हमें समझ आ गई है तो इसको इधर साइड में लगा लेते हैं। अब तो हमारे लिए मेन जो क्वेश्चन है वो ये वाला है, तो इसी स्टेज पे इसको कॉपी कर लेते हैं हम आगे, क्योंकि इसमें एक बार 160 न्यूटन का फोर्स लगाना है और एक बार कितने का लगाना है, 175 का। तो भाई अब हम यहां पे कितना फोर्स लगा के काम करते हैं, F इज इक्वल टू 160 न्यूटन का फोर्स लगा के काम करते हैं, और T ही F है। कैसे? क्योंकि किसी स्ट्रिंग को पकड़ के आप जितने फोर्स से आगे खींचते हो वही टेंशन बन जाती है। तो अगर इसको F फोर्स से आप खींच रहे हो तो ये F इसका टेंशन बन जाएगा। बिल्कुल सही बात है सर, क्लियर हो गई इतनी बात तो, राइट। अब क्या होगा, इसको अगर 160 न्यूटन से खींचेंगे तो यहां पे टेंशन कितना लगेगा, 160 न्यूटन। ओके, अब इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन लगना है। अब ये म्यू 0.5 है, 0.3 है, M1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 20 किलोग्राम। M1 कितना है, 20 kg। ओके, M2 कितना है, 30 kg। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है, तो वो यहां का नॉर्मल, जितना भी यहां का नॉर्मल है, म्यू इंटू एन, नॉर्मल होगा 200 न्यूटन, 200 न्यूटन इंटू 5, 200 इंटू 5 तो 0.5, तो ये होगा 100 न्यूटन, 100 न्यूटन। और अगर काइनेटिक लगने लग गया तो 60 न्यूटन। इसका मतलब ये है कि अगर हम इसको 160 न्यूटन से आगे खींचते हैं तो इन दोनों के बीच का फ्रिक्शन पहले दोनों को एक साथ चलाने की कोशिश करेगा, और अगर एक साथ नहीं चला पाया तो फिर अलग अलग चलाने की कोशिश करेगा, और हमसे इसका और इसका एक्सेलरेशन पूछा गया है, राइट। तो अब बात को समझना है, मैं मान लेता हूं, अजम्पशन ले लेता हूं मूविंग टुगेदर वाला, ये दोनों एक साथ चल रहे हैं, मैंने अजम्पशन ले लिया मूविंग टुगेदर। तो ये अजम्पशन लेके मैं इसको सॉल्व करूंगा। अगर ये अजम्पशन सही हो गया तो हमारी बात सही है, ऐसा भी हो सकता है हमारा अजम्पशन क्रॉस चेक करते हैं तो गलत निकल आए। तो पहले तो मैंने मान लिया दोनों एक साथ चल रहे हैं। अगर ये दोनों एक साथ चल रहे हैं तो इनके बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, बिल्कुल होगा। तो जब दोनों एक साथ चलेंगे तो मैं इन दोनों को एक ब्लॉक मान लेता हूं, ऐसे कितना 50 kg का, और उस पे 160 न्यूटन यहां लग रहा है। तो भाई कितने एक्सेलरेशन से चलना चाहिए, 160 बटे 50, तो कितना हुआ 3.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से इनको चलना चाहिए। लेकिन क्रॉस चेक करते हैं, क्या इस वाले ब्लॉक को 3.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मिल जाएगा। तो भाई नीचे वाला जो ब्लॉक है उसका मास है 30, तो उसको ऊपर कितना फ्रिक्शन चाहिए कि इसका एक्सेलरेशन आगे की तरफ 3.2 आ जाए। तो इस F की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, M इंटू ए के बराबर। M कितना है 30 और A कितना है 3.2, तो ये तो आपका 96 न्यूटन आ रहा है। यानी कि दोनों को एक साथ चलने के लिए इन दोनों के बीच में, यानी कि इन दोनों के बीच में 96 न्यूटन का फ्रिक्शन होना चाहिए। लेकिन बच्चों इसको तो 100 न्यूटन तक का फ्रिक्शन मिल सकता है, इसलिए ये फ्रिक्शन ब्रेक नहीं होगा और दोनों एक साथ चलेंगे। और जब दोनों एक साथ चलेंगे तो ये अजम्पशन राइट हो जाएगा। तो दैट मीन्स
बोथ विल मूव टुगेदर, बोथ विल मूव टुगेदर, दोनों के दोनों एक साथ चलेंगे और कितने एक्सेलरेशन से चलेंगे, 3.2 से। तो यहां पे A1 की वैल्यू 3.2 हो जाएगी, A2 की वैल्यू भी 3.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगी, और दोनों के बीच में फ्रिक्शन की वैल्यू 96 न्यूटन हो जाएगी। तो आपका एक सवाल तो यहां बन गया, हो गया। तो अगर आप 160 न्यूटन लगाते हो तो दोनों ब्लॉक एक साथ चलेंगे, यानी कि अगर इसको 160 न्यूटन से खींचते हो तो दोनों ब्लॉक एक साथ चलेंगे ऐसे, यूं। ठीक। अब बात आती है नेक्स्ट वाले प्लान की, कि जब हम फोर्स कितना लेते हैं, 175, जब फोर्स की वैल्यू 175 न्यूटन होती है तो क्या हो। ओके भाई, तो जब हम इसमें टेंशन को कितना लगा लेते हैं, 175 न्यूटन, तो हम फिर देखेंगे कि दोनों एक साथ चलेंगे कि नहीं चलेंगे। अब मान लिया, हमने अजम्पशन ले लिया कि दोनों के दोनों मूविंग टुगेदर है, मूविंग टुगेदर है, ठीक है। तो भाई अगर दोनों के दोनों एक साथ चल रहे हैं, ठीक है, तो एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए, दोनों के दोनों ब्लॉक अगर एक साथ चल रहे हैं ऐसे, तो 50 तो ये है और ये 175 है, तो 175 बाई 50, राइट। तो ये कितना बैठेगा, एक्सेलरेशन होना चाहिए 3.75 के आसपास बैठेगा क्या, थ्री 3.5 बैठेगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, 3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बनेगा ये। ठीक है, अब देखते हैं, क्रॉस चेक करते हैं कि क्या नीचे वाले को, जो नीचे 30 kg वाला ब्लॉक है, ठीक है, उसको क्या ऊपर उतना फ्रिक्शन मिल पाता है कि इसको एक्सेलरेशन 3.5 का मिल जाए। तो इस फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए उसके लिए, इस फ्रिक्शन की वैल्यू होनी चाहिए 30 इंटू 3.5। तो ये तो भाई कितना बन रहा है, 35 इंटू ये तो 105 बन रहा है, तो फ्रिक्शन कितना होना चाहिए, 105 न्यूटन। तो भाई आप ये देखो, ये तो पॉसिबल नहीं है, 105 न्यूटन नहीं मिल पाएगा। भाई इन दोनों ब्लॉक को एक साथ चलने के लिए कितना एक्सेलरेशन होना, अच्छे चलना पड़ेगा, 3.5 से इनको एक साथ चलना पड़ेगा, अगर दोनों के तीनों के दोनों के दोनों। अब 3.5 का एक्सेलरेशन क्या इस नीचे वाले ब्लॉक को मिल जाएगा, क्योंकि इस वाले ब्लॉक को तो केवल यहां का फ्रिक्शन ही मिल पाता है, और उस फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 100 न्यूटन, और काइनेटिक हो तो 60 न्यूटन हो जाती है, ठीक है। तो 100 न्यूटन से तो ज्यादा है 105, इतना फ्रिक्शन इसको नहीं मिल पाएगा। इसका मतलब ये दोनों एक साथ नहीं चलेंगे, ये अजम्पशन रॉन्ग हो गया। अगर ये अजम्पशन रॉन्ग हो गया तो हमें और फर्दर अच्छा रिजल्ट मिल गया कि भाई ये तो अब अलग अलग चलेंगे, ये अब अलग अलग चलेंगे। और अगर ये अलग अलग चलते हैं तो इनके अब एफवीडी बना लीजिए अलग अलग। क्यों, क्योंकि अलग अलग चलेंगे तो भाई सबसे बड़ा क्या होगा कि अब ये 60 न्यूटन फोर्स लगेगा इस पे, अलग अलग चलेंगे। एक साथ चलते तो 100 न्यूटन तक लगते, क्योंकि स्टैटिक होता फिर फ्रिक्शन, अलग अलग चलेंगे तो काइनेटिक होगा। तो अब यहां पे 60 न्यूटन लगेगा। तो जब हम यहां पे ऊपर वाले का एफबीडी बनाएंगे अब, ठीक है ना, ठीक है, जब हम इसका ऊपर वाले का एफबीडी बनाएंगे यहां पे, ठीक है, तो इस पे हम आगे की तरफ कितना फोर्स लगाएंगे भाई, इस पे हम आगे की तरफ लगाएंगे 175 न्यूटन, और यहां पे पीछे की तरफ लगाएंगे 60 न्यूटन, और इसका मास कितना है 20। तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए, ऊपर वाला तो 1 है ना, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक 1 कितना आएगा, 175 माइनस 60 और डिवाइडेड बाई 20, 175 माइनस 60 डिवाइडेड बाई 20, तो दिस इज 115 डिवाइडेड बाई 20, ठीक है ना। तो दिस इज योर 5.75, 5.75, ठीक है ना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, और एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक 2, क्योंकि अब इस पे देखेंगे, ठीक है ना,
इस पे अगर हम देखेंगे यहां पे ये, तो भाई इस पे अगर हम देखेंगे यहां पे, तो नीचे वाले पे तो एक ब्लॉक पे आगे की तरफ फ्रिक्शन लग रहा है, कितना 60 न्यूटन का, तो इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा 60 न्यूटन तो आगे, और 30 केजी इसका मास हो गया, तो दिस इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जब 175 न्यूटन लगेगा तो A1 का एक्सेलरेशन होगा 5.75 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और A2 का एक्सेलरेशन होगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि फ्रिक्शन जो है वो काइनेटिक हो चुका है, और जब काइनेटिक हो चुका है तो इसको रोकने वाला जो फोर्स है पीछे 60 न्यूटन लगेगा, ना कि 100। तो इसका एक्सेलरेशन 175 माइनस 60 डिवाइडेड बाय 20 आएगा, और नीचे वाले का एक्सेलरेशन आएगा ये वाला। ठीक है, तो आई होप बच्चों यहां तक का जो अरेंजमेंट है आपको बड़े अच्छे से समझ आया होगा, किस तरीके से हमने यहाँ पे ट्रांजिशन वाले मतलब क्वेश्चंस किए हैं। ठीक है ना, आपको इस टाइप के सवाल ही ट्राई करने हैं, तो कुछ क्वेश्चन मैं होमवर्क में देने की ट्राई करूंगा, और कुछ जो आपको शीट मिलेगी, डीपीपी मिलेगी, उसको सॉल्व करिएगा। और इस लेक्चर से रिलेटेड जितनी भी पीडीएफ और नोट्स और जो भी आपको डीपीपी वगैरह मिलेगी, वो आपको पीडब्ल्यू ऐप पे जाके मिलेगी, जहां पे पेन किलर सीरीज के नाम से कोर्स क्रिएटेड है, उसमें जाके रजिस्टर करिएगा, तो आपको पूरा का पूरा जो मटेरियल है वो फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करने के मतलब पढ़ने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो बच्चों चलिए इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। ठीक है, थैंक यू सो मच, और पढ़ते रहिए बहुत अच्छे तरीके से। और मेरी एडवाइस ये भी है कि जो HCV बुक है उसके लास्ट के कुछ सवाल बहुत अच्छे होते हैं, उनको करिए, वो एडवांस में आपको बहुत अच्छी एज देंगे। ठीक है ना, इरडो ट्राई करिए, उसके सेलेक्टेड प्रॉब्लम्स ट्राई करिए। ठीक है, और पढ़ते रहिए, बेस्ट ऑफ लक। ठीक, और फिर से बता दूं, इस लेक्चर से रिलेटेड जितना भी आपको स्टडी मटेरियल है वो आपको ऐप पे मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। पेन किलर के नाम से कोर्स क्रिएटेड है, उसमें जाके आप रजिस्टर करोगे तो ये चीज आप फ्री ऑफ कॉस्ट देख पाओगे, इस लेक्चर को भी आप वहां पे अच्छे से देख पाओगे। ठीक है, चलिए बच्चों, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय, टेक केयर।